तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्लाइन और मिस्टर एजिक लमूड टाउन के उस पुराने डरावने किले में पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही मिस्टर एजिक को अजीबोगरीब विजन्स आने लगते हैं, जैसे उनका उस जगह से कोई पुराना गहरा रिश्ता हो। बेसमेंट में बिना सिर वाले स्केलेटन को देखते ही वो टूट जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो उनके बेटे का है। अपने बेटे की खोपड़ी ढूंढने के लिए वो एक डेंजरस ब्लड रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जिससे पूरा माहौल ही अजीब हो जाता है। हालांकि रिचुअल फेल हो जाता है, पर अब एजिक ने ठान ली है कि वो सच पता लगा कर रहेंगे और इसमें क्लाइन उनका साथ देगा। उस छोटे से टाउन की तरफ वापस जाने वाले रास्ते पर झींगुरों और उल्लुओं की आवाज गूंज रही थी। अजिक ने आगे देखा और कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद बोला, भले ही मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं कि मेरे साथ हुआ क्या है, पर मुझे एक रफ आइडिया जरूर है। शायद मैं कोई ऐसा इंसान हूं जो बहुत बहुत लंबे टाइम से जिंदा है। मिस्टर अजिक, आपको सीरियसली सोचना पड़ेगा कि क्या आप अब भी इंसान की डेफिनेशन में फिट होते भी हो या नहीं। क्लाइन ने अपने मन में सोचा, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई ये सब बोलने की। यह वीराना या खामोशी अक्सर इंसान को कमजोर बना देती है। इस लंबी जिंदगी के बदले मैंने जरूर कोई ना कोई कीमत चुकाई होगी। मैं फोर्थ एपक के एंड से जिंदा हूं, एक भटकी हुई तरह पूरे कॉन्टिनेंट में। अजिक की आवाज भारी हो गई, जैसे वो अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहा हो। मुझे पास्ट याद नहीं है। मैं उन लोगों और चीजों को भूल चुका हूं जिन्हें हमेशा याद रखने की मैंने कसम खाई थी। क्लाइन ने अपने सामने उगी घास फूस को अपनी छड़ी से खोदते हुए सोचते हुए कहा, मिस्टर अजिक, मेरे पास आपकी सिचुएशन को लेकर एक थ्योरी है। कैसी थ्योरी? अजिक ने साइड में देखा। मेरा मानना है कि आपकी मेमोरी लॉस का एक साइकिल है। शायद आप हर कुछ डेकेड्स में एक बार मर जाते हो और उससे पहले की सारी यादें गायब हो जाती हैं। फिर कुछ टाइम बाद आप उस अंधेरी नींद से जागते हो और एक नए लाइफ फेज की शुरुआत करते हो। इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको इतने अजीबो गरीब सपने क्यों आते हैं। वो सब इवेंट्स हैं जो आपने अपनी कई जिंदगियों में फेस किए हैं। क्लाइन ने अपनी थ्योरी समझाई। अजिक की रफ्तार धीमी हो गई, जैसे अंधेरे ने उसकी आस्तीन पकड़ ली हो। उसने धुंधली नजरों से आगे देखा और थोड़ी देर बाद बोला, यह उस मेमोरी से काफी मिलती जुलती है जो अभी अभी जागी है। मेमोरी जो अभी अभी जागी? क्लाइन को एक आइडिया आया। उसने तुरंत कहा, मिस्टर अजिक, शायद आपको अपना खोया हुआ पास्ट ढूंढने के लिए टिंगन छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी यादें धीरे धीरे वापस मिल जाएंगी। क्यों? अजिक ने हैरानी से अपना सर घुमाया। क्लाइन मुस्कुराया और बोला, आपकी मेमोरीज पूरी तरह से गई नहीं है। अभी अभी जो आपकी मेमोरी का हिस्सा जागा है वो इसका सबूत है। और क्या आपको वो पल याद है जब आप बैकलैंड में जागे थे और आपको पता चला था कि अब सब कुछ भूल चुके हो? अजिक ने हाँ में सर हिलाया। वो एक ऐसा बुरा सपना है जो आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ता। क्लाइन ने अपनी काली छड़ी से नीचे टैप करते हुए डिटेल में समझाया, आज से पहले मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, लेकिन अभी आपके डिस्क्रिप्शन और मेरे अंदाजी को मिलाकर यह थोड़ा अजीब लग रहा है। जब आप अपने सपने से जागे थे तो आपके पास आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट और काफी पैसे थे। आप इस तरह से सामने आए कि किसी को शक भी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि यह सब आपके लिए पहले से अरेंज किया गया था ताकि आप आसानी से सोसाइटी में फिट हो सको। तो यह अरेंजमेंट्स किए किसने? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, आपका पास्ट वाला आप। पास्ट वाले आपने अपनी मेमोरीज वापस पा ली थी और वो जानता था कि आपको एक नई लाइफ शुरू करनी पड़ेगी, इसलिए उसने आपके लिए सब कुछ तैयार किया और पूरी कोशिश की कि आप पर किसी को भी शक ना हो। अजिक चलते चलते रुक गया। उसने टाउन से आ रही रोशनी की लकीरों को देखा और एक बार फिर खामोशी में डूब गया। शायद जिन पेरेंट्स को मैं हमेशा से मैं ही था, वो उसने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, और मान लिया कि क्लाइन का अनुमान काफी हद तक सही था। इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सब्र के साथ वेट करना है कि कब आपकी मेमोरीज वापस आती हैं। क्लाइन ने बात खत्म करते हुए मिस्टर अजिक को तसल्ली दी। अजिक ने अनजाने में अपनी छड़ी लहराई और फिर एकदम शांत हो गया, जैसे मार्बल से बनी कोई मूर्ति हो। बहुत देर बाद उसने दूर देखते हुए जवाब दिया, शायद मुझे पूरी मेमोरी तभी वापस मिलेगी जब यह जिंदगी खत्म होने वाली होगी। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे पास इस किस्मत को समझने और इससे आज़ाद होने के लिए काफ़ी टाइम हो। इसलिए मुझे अपने पास्ट को ढूंढने के लिए और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा ताकि मैं अपनी मेमोरीज को थोड़ा थोड़ा करके ट्रिगर कर सकूं। मुझे अपनी उस टाइम से पहले वापस पानी होंगी जिसका तुमने अंदाज़ा लगाया है। वेट करने से तो बस साइकिल को रिपीट करता रहूंगा। हाँ, ये डिसीजन सच में सबसे बेहतर है। क्लाइन ने उससे मना नहीं किया, बल्कि उसने पूछा, मिस्टर अजिक, क्या मैं आपसे एक छोटा सा काम करवा सकता हूँ? उस क्रिमिनल को ढूंढने के अलावा जिसने आपके बच्चे की खोपड़ी चुराई और मेरी किस्मत खराब कर दी। अजिक ने हल्का सा सर हिलाया। तुम्हें क्या करवाना है मुझसे? क्लाइन ने अपने शब्दों को आराम से जमाते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि आप अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते टिंगन से कैरिज से 2 से 5 घंटे दूर किसी टाउन में जाएं। मुझे चाहिए कि आप वहां एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट करें, कुछ ऐसा जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। जिस तरह से आप अपने ब्लडलाइन कनेक्शन से उस क्रिमिनल को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है कि आप मरे हुए लोगों की आत्माओं के फील्ड में काफी माहिर हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। अजिक ने बिना हिचकिचाए वादा कर लिया। उसने क्लाइन से यह भी नहीं पूछा कि वो ऐसा क्यों करवाना चाहता है। इसी के साथ उसने चुपचाप क्लाइन के उस अंदाजे को भी कंफर्म कर दिया था जो उसने उसकी पावर्स के बारे में लगाया था।
थैंक यू, यह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जब आप टारगेट चुनेंगे तो सिर्फ एवरनाइट गॉडेस के फॉलोअर को ही चुनना और पीछे कोई क्लूज मत छोड़ना। क्लाइंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए। सिर्फ इसी तरीके से यह इंसिडेंट टिंगन नाइटहॉक्स तक पहुंचेगा। सिर्फ तभी मैं मिशन के लिए टीम को ज्वाइन कर पाऊंगा और सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 को यूज करने का सुझाव दे पाऊंगा। और सिर्फ तभी मैं उस सील्ड आर्टिक से डिवाइन ब्लड निकालकर फ्लेयरिंग सन चार्म्स बना पाऊंगा। यही वो सबसे पावरफुल चीज थी जो वो अभी हासिल कर सकता था। यह मानते हुए कि लाल चिमनी वाले घर में रहने वाला कल्प्रिट अभी तक टिंगन से नहीं गया है और क्लाइन इन्वेस्टिगेशन जारी रखने वाला है, तो उसे पावरफुल बनने के लिए पूरी कोशिश करनी ही थी। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके हिसाब से उसकी थोड़ी सी पावर चुराने से 30782 को कोई नुकसान नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा उसकी प्यूरिफाई करने की पावर थोड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। यह टिंगन सिटी की सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए है। क्लाइन ने मन ही मन अपने काम को सही ठहराने की कोशिश की। अजिक को उसके मोटिव से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सर हिला दिया। मैं आपको टाउन का नाम और अनुमानित टाइम पहले से बता दूंगा ताकि आप प्रिपेयर कर सकें। फ्यू, क्लाइन ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि लमूड टाउन का यह ट्रिप बेकार नहीं गया। भले ही वो मिस्टर अजिक के आसपास के राज की सबसे ऊपरी परत ही खोल पाए थे और बहुत कुछ जानना बाकी था, लेकिन कम से कम उसने अजिक जैसे एक भरोसेमंद दोस्त की दोस्ती हासिल कर ली थी जो पर्दे के पीछे छिपे कल्प्रिट को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। उस रात 11:30 बजे क्लाइन थका हारा और भूखा नंबर 2 डैफोडिल स्ट्रीट वापस लौटा। सोचो, मिस्टर अजिक ने मुझे डिनर भी नहीं कराया। खैर, वैसे भी उनका डिनर एंजॉय करने का मूड नहीं होता। क्लाइन ने दरवाजा खोलते हुए बड़बड़ाया। घर उतना अंधेरा नहीं था जितना उसने सोचा था। एक एलिगेंट गैस लैंप चुपचाप रोशनी दे रहा था और लिविंग रूम को गर्माहट से रोशन कर रहा था। बेंसन सोफे पर अकेला एक किताब लिए बैठा था जिसके ऊपर रोशनी का एक कोट पड़ा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खुलते देखा, बेंसन कुछ बोलने ही वाला था कि उसे जोर से झाई आ गई। उसको मजबूरन अपना मुंह ढकना पड़ा। क्लाइन ने दरवाजा बंद किया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं मिस्टर अजिक के साथ लमूड टाउन गया था। वहां एक बहुत पुराना खंडहर महल है। बेंसन को सब समझ आ गया। वो हंसने लगा। अमावस की रात, हजारों साल पुराना एक खंडहर महल, ठंडा और अजीब सा महल, और साथ में 2 लोगों की आर्कियोलॉजिकल टीम। यह तो किसी पैरानॉर्मल नॉवेल की शुरुआत के लिए परफेक्ट रेसिपी है। जो आज हुआ वो पैरानॉर्मल ही क्लासिफाई किया जा सकता है। क्लाइन को अचानक मिस्टर अज्जिक का बनाया अजीब दरवाजा और बच्चे के रोने की आवाज याद गई। उसने कहा, अभी भी एक डर उसके दिल में था। हाँ, वहां फील तो कुछ ऐसा ही आ रहा था। बेंसन को फिर से झाई आई। उसने अपनी किताब बंद की और बोला, मुझे नींद आ रही है। जब से मैंने क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना शुरू किया है, मेरी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। क्लाइन मन ही मन हंसा। अचानक उसे मिस जस्टिस की कही बात याद आई। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, बेंसन, तुम जानते हो कि मेरी कंपनी के अव्वा काउंटी पुलिस के साथ कनेक्शंस है। मैंने हाल ही में बैकलैंड से खबर सुनी है कि किंग, प्राइम मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टर्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सब इस इनफिशिएंट गवर्नमेंट से थक चुके हैं। वो एक रिफॉर्म लाना चाहते हैं और गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए एक ओपन एग्जामिनेशन के जरिए लोगों को सिलेक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स की तरह। बेंसन पहले तो कंफ्यूज हुआ, फिर उसकी आंखें चमक उठी। उसने पूछा, एक ओपन एग्जामिनेशन? हाँ, बस एग्जामिनेशन पास कर लो और तुम गवर्नमेंट के किसी भी ब्रांच में एक सिविल सर्वेंट बन सकते हो। मेरा गेस है, हाँ मेरा गेस है कि एग्जामिनेशन का कंटेंट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स जैसा ही होगा। लिटरेचर, क्लासिक्स, मैथ और लॉजिक और लॉ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। क्लाइन ने इस मौके का फायदा उठकर अपनी राय भी जोड़ दी। उसने आगे कहा, बेंसन, यह बात कॉन्फिडेंशियल रखनी है और इससे ज्यादा उम्मीद मत लगाना। किसी को नहीं पता कि यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स से पास होगा भी या नहीं। मैं ध्यान रखूंगा। मैं समझ गया कि मुझे बस मेहनत से पढ़ाई करनी है। बेंसन मुस्कुराया, फिर बोला, यह चेंज हो या ना हो, मैं तो मेहनत से पढ़ाई करूंगा ही। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी करंट सिचुएशन से निकलूं और एक बेहतर जॉब ढूंढूं। सीखना, यही एक इंसान और एक घुंघराले बालों वाले बबून के बीच सबसे बड़ा फर्क है। रिसर्च कहती है कि बबून्स का आईक्यू लेवल ठीक ठाक होता है और उनमें सीखने की एबिलिटी भी होती है। क्लाइन ने मन ही मन सोचा और बेंसन को दूसरी मंजिल पर जाते हुए देखा। उसके बाद वो मुस्कुराया और अपना पेट सहलाते हुए किचन की तरफ चला गया। उसने बचा हुआ खाना और चिकन ढूंढा जो बेंसन और मेलिसा ने खास के लिए छोड़ा था। क्लाइन ने आराम से अपना लेट डिनर तैयार करना शुरू किया। अब काफी रात हो चुकी थी और ज्यादातर लोग सो चुके थे। वो अकेला जाग रहा था, ठंडी हवा में सांस ले रहा था जिसमें तरह तरह की खुशबू मिली हुई थी, और धीरे धीरे काम कर रहा था। सब कुछ शांत और सुकून भरा था। जब उसकी पेट पूजा हो गई, उसने बर्तन धोए और नहाया। आखिर में क्लाइन अपने कमरे में लौटा और दरवाजा लॉक कर लिया। उसे झाई रही थी पर ने खुद को जगाए रखा। उसने रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल होने वाला चांदी का खंजर निकाला और कम एक वॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी से सील कर दिया। वो ग्रे फॉग के ऊपर जाकर यह अनुमान लगाना चाहता था कि हमेशा की तरह ग्रे फॉग हवा में भरा हुआ था और सपनों जैसे लाल तारे उसके आसपास अलग अलग दूरियों पर लटके हुए थे। क्लाइन उस ऊंचे महल में बैठा था जो किसी जायंट के घर जैसा दिखता था और अपने सामने के जाने पहचाने नज़ारे को देख रहा था।
कुछ सेकंड्स बाद उसने अपनी नजर हटाई और अपने सामने एक पीले भूरे रंग का गोट स्किन प्रकट किया। फिर उसने एक पेन उठाया और समनिंग रिचुअल के लिए अपना सुधारा हुआ इनकेंटेशन लिखा। एक कैंडल जलाओ जो मुझे रिप्रेजेंट करे। स्पिरिचुअल वॉल का यूज करके एक होली एनवायरनमेंट बनाओ। फ्लेम में एक बूथ फुल मून एसेंस ऑयल, कैमोमाइल प्योर ड्यू, स्लम्बर फ्लावर पाउडर और दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालो। नोट, इस स्टेप में ज्यादा पर्टिकुलर होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह खुद को समन करने के लिए है। नीचे लिखा इनकेंटेशन पढ़ो। मैं एंशियंट हर्मिस, जोटून, ड्रैगोनीज या एल्फिश में। यह एक गहरी चीख होनी चाहिए। मैं अपने नाम से समन करता हूँ हर्मिस में, द फूल जो इस युग का नहीं है, ग्रे फॉग के ऊपर का रहस्यमयी शासक, येलो और ब्लैक का राजा जो अच्छी किस्मत का मालिक है। 3 बार अच्छे से चेक करने के बाद क्लाइन ने नीचे एक डिविनेशन स्टेटमेंट लिखा। अगर ऊपर दिया गया रिचुअल इस दुनिया के बाहर किया है तो खतरा होगा फ्यू। उसने एक सांस छोड़ी, पेन नीचे रखा, अपनी आस्तीन से चांदी की चेन निकाली और उसे अपने लेफ्ट हाथ में पकड़ लिया। टोपाज का पेंडेंट इस गोटस्किन के ऊपर एकदम स्थिर लटक गया, डिविनेशन स्टेटमेंट से बस थोड़ा सा ऊपर। उसने अपने विचारों को शांत किया और कॉजिटेशन स्टेट में चला गया। अगर ऊपर दिया गया रिचुअल इस दुनिया के बाहर किया गया तो खतरा होगा। अगर ऊपर दिया गया रिचुअल इस दुनिया तो खतरा होगा। स्टेटमेंट को 7 बार दोहराने के बाद क्लाइन ने आंखें खोली जो लगभग पूरी काली हो चुकी थीं और टोपाज पेंडेंट को देखा जो घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा था। इसका मतलब था नेगेटिव रिजल्ट, कोई खतरा नहीं होगा तो मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। क्लाइन ने अपने सामने की चीजें गायब कर दी। फिर उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी को खुद के चारों तरफ फैलाया और गिरने के सेंसेशन को सिमुलेट किया। जब वो अपने बेड में वापस लौटा, क्योंकि उसने पूरे कमरे को एक स्पिरिचुअल वॉल से सील कर रखा था, क्लाइन ने तुरंत अपनी डेस्क साफ की और ठीक बीच में एक मिंट सेंटेड कैंडल रखी। उसने कैंडल की बत्ती को हल्का सा दबाया, उस पर स्पिरिचुअलिटी से रगड़ पैदा की और कैंडल को जला दिया। टिमटिमाती हल्की रोशनी में क्लाइन ने फ्लेम पर जरूरी एसेंशियल ऑयल्स, एक्सट्रैक्ट और हर्ब पाउडर डाले। एक सुकून देने वाली खुशबू अचानक हवा में भर गई और कमरा बार बार रोशन और अंधेरा हो रहा था। 2 कदम पीछे हटकर क्लाइन ने उस कैंडल को देखा जो उसे रिप्रेजेंट कर रही थी और जोटून भाषा में चिल्लाया। मैं फिर उसने हर्मीस भाषा में स्विच किया। मैं अपने नाम से समन करता हूँ, द फूल जो इस युग का नहीं है, ग्रे फॉग के ऊपर का रहस्यमयी शासक, येलो और ब्लैक का राजा जो अच्छी किस्मत का मालिक है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसे महसूस हुआ कि कांपती हुई कैंडल की रोशनी अचानक तेजी से नाचने लगी और आसपास की खुशबू के साथ एक वॉर्टेक्स बना दिया। वो उसकी स्पिरिचुअलिटी को पागलों की तरह खींचने लगी। स्लम्बर फ्लावर, लाल चांद से जुड़ा हुआ हर्ब, कृपया मेरी इनकेंटेशन को अपनी शक्तियां दो। क्लाइन ने अपनी स्पिरिचुअलिटी के खिंचने से हो रही बेचैनी को सहते हुए इनकेंटेशन पूरा किया। फिर उसने देखा कि कैंडल की रोशनी कांपना बंद हो गई। उस पर एक ग्रे रंग की चमक आ गई थी जो लगभग एक हथेली के साइज तक फैल गई। मैंने कुछ भी समन नहीं किया वहां, शायद मुझे इसका जवाब ग्रे फॉग के ऊपर जाकर देना होगा। खुद को समन करना सच में काफी झंझट का काम है। क्लाइन ने अपना दुखता हुआ माथा पकड़ते हुए बड़बड़ाया। उसने खुद को शांत किया। फिर घड़ी की उल्टी दिशा में 4 कदम चलने के बाद वो फिर से ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच गया। उसने देखा कि पुरानी टेबल पर जो सबसे ऊंची सीट थी उसके ऊपर एक लहराती हुई रोशनी थी। यह उस सीट के पीछे बने अजीब सिंबल से आ रही थी। वो अजीब सिंबल जो एक प्यूपिलेस आई, छिपाने को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल और बदलाव को रिप्रेजेंट करने वाले कॉन्टोटेड लाइन से बना था। क्लाइन ने बस अपना हाथ उस तक पहुंचाने के लिए बढ़ाया ही था कि उसे तुरंत सुनाई दिया, मैं अपने नाम से समन करता हूँ, द फूल जो इस युग का नहीं है, ग्रे फॉग के ऊपर का रहस्यमयी शासक, येलो और ब्लैक का राजा जो अच्छी किस्मत का मालिक है। फिर उसने देखा कि बहती हुई स्पिरिचुअलिटी ने उस लहराती रोशनी के साथ मिलकर एक आभासी लेकिन बिना आकार का दरवाजा आया। वो दरवाजा हिला जैसे खुलना चाहता हो। क्लाइन को तुरंत इंस्पिरेशन मिली और उसने जोर से उसे धक्का देकर खोलने की कोशिश की। लगभग उसी पल वो अनंत धुंध और ऊंचा महल आगे की तरफ खिंच गया। वहां कुछ ऐसी लहरें उठीं जिन्हें मुश्किल से ही नोटिस किया जा सकता था। लहरें उस आभासी बिना आकार के दरवाजे की तरफ बढ़ीं, लेकिन क्लाइन ने चाहे कितना भी धक्का दिया वो दरवाजा खुल नहीं पाया। हर कोशिश का नतीजा एकदम खामोशी में निकला। डोर ऑफ समनिंग अभी तक बना नहीं है क्या? क्लाइन ने अपनी इच्छा शक्ति को रोका और फेल होने का कारण सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने उस दरवाजे का नाम यूं ही द डोर ऑफ समनिंग रख दिया था। मेरे पास स्पिरिचुअलिटी की कमी है, इसलिए मैं एक पूरा डोर ऑफ समनिंग नहीं बना सकता। जब मैं सीक्वेंस 8 क्लाउन तक एडवांस कर जाऊंगा और शुरुआती खतरनाक स्टेज से गुजर जाऊंगा, तब मैं एक और ट्राई कर सकता हूँ। शायद तब तक यह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लाइन ने हल्का सा सर हिलाया और मोटा मोटा समझ गया कि क्या हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट ने उसे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट दिया। उसे हिम्मत मिली क्योंकि यह पहली बार था जब उसे इटर्नल ब्लेजिंग सन के बारे में डिविनेशन वाले इंसिडेंट के अलावा ग्रे फॉग के ऊपर इस रहस्यमयी जगह से कोई रिस्पॉन्स मिला था। एक दिन आएगा जब मैं यहाँ के सारे राज समझ जाऊंगा, क्लाइन ने जोश में अपने दिल में ऐलान किया। फिर उसने खुद को स्पिरिचुअलिटी से लपेटकर उस अनंत धुंध में तेजी से नीचे उतर गया। अपने बेडरूम में लौटने के बाद क्लाइन ने जल्दी से कैंडल बुझा दी। उसने रिचुअल खत्म किया और अपनी स्टडी डेस्क साफ की। फिर उसने स्पिरिचुअल वॉल हटा दी। जैसे ही उसने झाई ली, अचानक हवा का एक झोंका आया।
वो बिस्तर पर गिर गया, खुद को कंबल से ढका और जल्दी ही सो गया। उसके बाद के एक धुंधले सपने में क्लाइन अचानक जागा और उसने देखा कि वो अपने घर के लिविंग रूम में बैठा है और उसके हाथ में टिंगेन सिटी ऑनेस्ट पेपर है। कहीं कैप्टन फिर से नहीं आ गए। वो पहले तो चौंक गया, फिर उसने झरोखे वाली खिड़की से बाहर देखा और अपनी परेशानी में उसे हंसी आ गई। एक चरमराहट के साथ दरवाजा खुला। डन अपने घुटनों से नीचे तक का काला ट्रेंच कोट पहने, हाथ में एक छड़ी और पाइप लिए धीरे धीरे अंदर आया। उसने अभी भी अपना काला टॉप हैट पहना हुआ था और उसके नीचे उसकी गहरी ग्रे आंखें थीं। डन लिविंग रूम में आया और सिंगल सीट सोफे पर बैठ गया। उसने आराम से अपना दायां पैर बाएं पैर पर रखा। उसने अपनी छड़ी को साइड में अपना हैट उतारा और पीछे की तरफ झुक गया। वो वहां चुपचाप बैठा क्लाइन को देख रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। कैप्टन, आज आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्लाइन बिल्कुल हैरान था। यह न जाहिर करने के लिए कि उसे पता है कि यह एक सपना है, उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और न्यूज़पेपर पढ़ता रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट उसने अपना सर उठाकर डन को देखा जो उसके सामने बैठा था। उसने देखा कि कैप्टन अभी वहां चुपचाप बैठे थे और गहरी सोच में उसे ही देख रहे थे। 5 मिनट, 10 मिनट, पंडित क्लाइन ने न्यूज़पेपर को कई बार आगे पीछे पलटा, आंखों के कोने से डन को देखता रहा और नोटिस किया कि वो आदमी अभी भी उसे चुपचाप गहरी सोच में देख रहा था। कैप्टन, आप मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो। क्लाइन से शांति से बैठा नहीं जा रहा था। उसने न्यूज़पेपर फोल्ड किया और उसे साइड में रख दिया। उसने डन को देखकर सर हिलाया और मुस्कुराया। फिर वो किचन में गया, एक कपड़ा लेने और डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल साफ करने लगा। कैप्टन, देखो मेरा सपना कितना सिंपल है, इन ऑर्डिनरी, कितना बोरिंग। इसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है। जल्दी जाओ यहाँ से। आप एक भूत होने का नाटक क्यों नहीं करते और मैं डरने का नाटक करूंगा, फिर आप अपना नाइटमेयर होने का अचीवमेंट पूरा कर सकते हो। उसने मन ही मन प्रार्थना की और अपना सर उठाया, लेकिन उसने सिर्फ डन की गहरी ग्रे आंखें देखीं जो अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। ऐसी शांत और लगातार निगाहों के नीचे क्लाइन ने सारा फर्नीचर साफ किया और अपना कमरा साफ किया। वो अपने सपने में ही इतना थक गया। सबसे ज्यादा थका देने वाली चीज डन स्मिथ थे, जो उसे चुपचाप गहरी सोच में देख रहे थे। क्लाइन को कोई अंदाज नहीं था कि खुद को बिजी रखते हुए कितना टाइम बीत गया। जब आखिरकार उसने अपने लैपटॉप को अपने पैर सीधे करते हुए खड़े होते देखा, फिर उसने अपनी छड़ी ली, अपना हैट पहना और दरवाजे से बाहर चला गया। क्लाइन ने अपनी सांस रोक ली और डन को अपने घर से हुए देखा। वो खुद को रोक नहीं पाया और अलविदा कहने के लिए अपना दायां हाथ उठाया। फ्यू, जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, क्लाइन ने चैन की सांस ली। यह तो सच में एक बुरा सपना था, उसने अपने मन में सोचा। इतना परेशान कि आंसू भी नहीं आया। बैकलैंड, वेस्ट बैकलैंड, फिलिप्स डिपार्टमेंट स्टोर। फिलिप्स लोएन किंगडम के सबसे टॉप एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स में से एक था। यह सिर्फ उन नोबल्स और अमीर लोगों के लिए खुलता था जो मेंबर बनने के लायक थे। बाहर हमेशा शाही बग्गियां खड़ी रहती थी जिन पर अलग अलग निशान बने होते थे। यह न सिर्फ शॉपिंग के लिए एक सेफ जगह थी, बल्कि मेंबर्स पर सख्त पाबंदी के कारण यह एक पॉपुलर सोशल जगह भी बन गई थी। और ये अपनी मेड एनी और अपने गोल्डन रिट्रीवर सूजी को लेकर आई। एक बहुत अटेंटिव अटेंडेंट के इशारे पर वो बग्घी से उतरी और एंट्रेंस से अंदर चली गई। रास्ते में उसने वाइकाउंट्स की बेटियां, काउंटेसेस या ऊंची सोशल स्टेट्स वाले पेरेंट्स की लड़कियां देखीं। उसने अपनी शान बनाए रखी और सबको बड़े सलीके से ग्रीट किया। उसने अलग अलग नोबल से अलग अलग टॉपिक्स पर बात की। जैसे जब वो एक खास काउंटेस से मिली तो उसने काउंटेस के ड्रेस की फिटिंग की तारीफ की, और जब उसने एक खास बैरोनेस को ग्रीट किया तो उसने बैरोनेस के हस्बैंड की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ की। ऑड्री पहले इस सब में अच्छी नहीं थी, वो बहुत जिद्दी और घमंडी थी, लेकिन अब उसे आसानी से परफेक्ट रिस्पॉन्स देने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। एक स्पेक्टे की नज़रों में ज्यादातर फीमेल नोबल्स के इमोशंस और थॉट्स उनके चेहरों पर साफ लिखे होते थे। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर ऑड्री रेडीमेड ड्रेसेस बेचने वाली एक दुकान में मुड़ी। दुकान में अटेंडेंट एक छोटे कद की लड़की थी। उसने एक काले और सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और उसके कंधों तक सुनहरे बाल थे। वो आर्बिटर थी, शियो डेरेचा। ऑड्री ने अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बदले बिना सूजी को एक इशारा किया। कुत्ते को तुरंत अपनी मालकिन का मतलब समझ आ गया और वो दूसरे काउंटर की तरफ भागी। मेड एनी उसे वापस खींचने सूज के पीछे गई। वेल डन, ऑड्री ने वहीं मन तारीफ की और शियो डेरेचा के पास चली गई, तरह तरह की ड्रेसेस देखने का नाटक करते हुए। तुमने मुझसे यहाँ मिलने का प्लान क्यों बनाया? शियो ने धीरे से लेकिन जोर जोर से ड्रेसेस के बारे में बताते हुए पूछा। उसकी आवाज एक बच्चे की तरह नरम थी। ओरिजिनल अटेंडेंट कहाँ है? ऑड्री ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा पूछा। शियो ने आसपास देखा और कहा, मैंने उसे मना लिया। वो सुबह आराम करके खुश थी। ऑड्री ने अलग अलग स्टाइल की ड्रेसेस को देखते हुए अपने लंबे लेदर हैंडबैग से एक साफ सुथरे मुड़े हुए कागज टुकड़ा निकाला और चुपके से शियो को दे दिया। वाइस एडमिरल हरिकेन किलांगेस बैकलैंड में घुस आया है। यह उसका पोर्ट्रेट है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे मेरे लिए ढूंढो। ओह, और उसे खबरदार मत करना। शियो ने कागज का टुकड़ा लिया और उसे खोलकर एक झलक देखी। उसने देखा कि यह 30 साल के एक आदमी का बिल्कुल असली सा लगने वाला पोर्ट्रेट था, जिसकी एक अजीब सी चौड़ी चिन्ह थी। कभी मेरे आर्ट टीचर मेरी बहुत तारीफ करते थे। ऑड्री ने शियो पर एक नज़र डाली और अपना सर उठाया। उसने आगे कहा,
किंगडम किलांगेस के लिए 10,000 पाउंड का इनाम दे रही है। अगर वो अरेस्ट हो गया तो सिर्फ क्लू देने वाले को भी कुछ 100 पाउंड जरूर मिलेंगे। जैसे ही उसने अपना सेंटेंस खत्म किया, उसने देखा कि शियो की आंखें खुशी से चमक उठीं, बिल्कुल जैसा उसने सोचा था। एक अजीब सा चौड़ा जबड़ा, उसके बाल एक पुराने नाइट की तरह जूड़ा बना हुआ है, और आंखें ऐसी कि जैसे एक ठंडी सी स्माइल से तुम्हें घूर रही हो। शियो डेरेचा सोफे पर आधा झुकी हुई उस पोर्ट्रेट को घूर रही थी जो ऑड्री ने उसे दिया था। उसकी नजरों में वो आदमी चलता फिरता पैसों का ढेर था। उस महान पायरेट किलांगोस की शक्ल अपने दिमाग में छापने के बाद वो पेज के नीचे लिखा डिस्क्रिप्शन पढ़ने लगी। भूरे बाल, गहरी हरी आंखें। पोर्ट्रेट को सिर्फ एक जनरल रेफरेंस की तरह ही यूज किया जा सकता है क्योंकि टारगेट के पास दूसरा इंसान बनने की एबिलिटी है। यह नहीं पता कि वो कितनी देर तक ट्रांसफॉर्मेशन मेंटेन कर सकता है। पोर्ट्रेट को सिर्फ एक रेफरेंस की तरह यूज किया जा सकता है। टारगेट के पास दूसरा इंसान बनने की एबिलिटी है, सिर्फ एक रेफरेंस दूसरा इंसान बनने की। तो फिर मैंने इतना टाइम उसके चेहरे के फीचर्स याद करने में क्यों बर्बाद किया? शियो का चेहरा एकदम ब्लैंक हो गया, जैसे उसने पहली बार देखा हो कि यह दुनिया उसके लिए कितनी बुरी है। उसने ऊपर देखा और पाया कि फोर्स वॉल उसके सामने वाले सोफे पर आलस से झुकी हुई थी। वो शायद खुद से ही बड़बड़ा रही थी। इस इंसान को ढूंढने का कोई तरीका नहीं है। हमें नहीं पता वो कैसा दिखता है, हम बस इतना जानते हैं कि वो बैकलैंड से नहीं है। बैकलैंड में हर रोज इतने सारे फॉरेनर्स आते हैं। फोर्स ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन 3 कोशिशों के बाद भी फेल हो गई। मैं सिर्फ एक अप्रेंटिस हूँ, आर्बिटर नहीं। उसने सोफे के आर्मरेस्ट पर हाथ रखते हुए मुंह बनाया और आखिरकार खुद को खींचकर बैठने की पोजीशन में ले आई। क्या उस लेडी को लगता है कि हम कोई भविष्यवक्ता हैं? फोर्स ने मजाक उड़ाया। शियो जवाब देने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि अभी भी कुछ फुटनोट्स हैं जो उसने नहीं पढ़े थे। उसने उन्हें धीरे से पढ़ा। ढूंढने के सुझाव दिए गए तरीके नीचे हैं। किलांगोस के पास एक बुरी चीज है, उसे हर दूसरे दिन एक जिंदा इंसान का मांस, खून और आत्मा खानी पड़ती है। तुम लापता बेघर लोगों को ढूंढने का सोच सकती हो। किलांगास की इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से सर्च करो और उसके अनोखे शौक और बिहेवियर्स का एक प्रोफाइल बनाओ। एक इंसान के चेहरे के फेस बदल सकते हैं, लेकिन जब तक उसने कोई स्पेशल ट्रेनिंग न ली हो, वो अक्सर अपने जैसा ही बिहेव करेगा। जैसे उसे क्या खाना पसंद है, उसके चलने का तरीका, उसके आम एक्शंस और भी बहुत सारी डिटेल्स। फोर्स सुनते सुनते सर हिला रही थी। मिस ऑड्री उतनी मासूम, भोली भाली लड़की नहीं है जैसा कि अफवाहें कहती हैं। उसका दिल बहुत बारीकियों को समझता है और उसके पास एक शांत ऑब्जर्वेशन सेंस है। ऐसा है क्या? शियो ने शक से पूछा। उसने जवाब की उम्मीद नहीं की और टॉपिक बदलते हुए सुझाव दिया। मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का काम करूंगी। क्या तुम उस सोने के पाउंड के ढेर की ने उस एडमिरल के शौक और अनोखे ट्रेड्स को कंसोलिडेट कर सकती हो? फोर्स ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और अपने सिगरेट के स्टील बॉक्स को हिलाया। तुम यह करने का सोच भी कैसे सकती हो? एक नाजुक सेंसिटिव ऑथर से कंसोलिडेशन, एनालिसिस और डिडक्शन करवाने का सोच भी कैसे सकती हो? शियो ने अपनी अच्छी दोस्त को एक नर देखा और अनजाने में ही उसे एक अथॉरिटी वाली वाइब आने लगी। तुम्हारे स्टॉर्मविंड माउंटेन विला में डिडक्शन पर एक इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। फोर्स ने अपने दे पीछे उसे झुका लिया। वो कॉफी टेबल को देखते हुए बोली, क्या तुम जानती हो कि उस एक पैराग्राफ के लिए मैंने अपने कितने बाल तोड़े, कितनी नींद खराब की? उसने जल्दी से अपना सर उठाया और शियो डेरेचा को देखा, फिर से अपना सर झुकाया और बड़बड़ाई, जिंदगी छोटी है, इतने सारे काम हैं जो हमें करने हैं, हम ऐसे बोरिंग मामूली कामों पर अपना टाइम क्यों बर्बाद करें? यह तो काफी अजीब बात है। शियो ने लगभग हाँ में सर हिला ही दिया था। उसने एक आर्बिटर की अथॉरिटी बनाए रखने के लिए बहुत कोशिश की। तो क्या तुम्हारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई और तरीका है? उसने अपनी आवाज दबाई ताकि उसकी बच्चों जैसी आवाज थोड़ी गहरी लगे। फोर्स ने लगभग 20 सेकंड सोचा और फिर अचानक ऊपर देखा। हम एक प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं। जब तुम वाइस एडमिरल हरिकेन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो तो हम नाम मिटा देंगे और उसे एक बेहतरीन डिटेक्टिव को दे देंगे और उससे कंसोलिडेशन और डिडक्शन करने के लिए कहेंगे। हमें बस एक फीस देनी होगी। यह मैंने क्यों नहीं सोचा? शियो का दिमाग खाली हो गया। फोर्स और शियो बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहे। जब माहौल अजीब हो गया तो उसने अपना गला साफ किया। हम तुम्हारे सुझाव के हिसाब से ही करेंगे। यह कहने के बाद उसने जल्दी से जोड़ दिया, फीस तुम दोगी। हावर स्ट्रीट डिविनेशन क्लब। गुड आफ्टरनून मिस्टर मोरेटी। प्यारी सी रिसेप्शनिस्ट एंजेलिका ने क्लाइन को हैरानी से देखा। आप फ्राइडेज को बहुत कमाते हैं। लाल चिमनी वाले घर को ढूंढ ढूंढ कर थके हुए क्लाइन ने मुस्कुराकर कहा, किस्मत कभी खुद को अनंत काल तक रिपीट नहीं करती। वो हमेशा हमारे लिए कुछ सरप्राइजेस लाती है। वो उस एरिया में ही था और उसने जो कैरीज रेंट पर ली थी उसका टाइम खत्म हो चुका था, इसलिए वो एक कप ब्लैक टी पीने और थोड़ा आराम करने आ गया। और इसके अलावा यह उसके प्लान की आखिरी नींव का काम करेगा। डिविनेशन क्लब के इस नए एक्सपीरियंस के साथ वो आसानी से डन स्मिथ से एप्लीकेशन की बात कर सकेगा। आपकी बातें हमेशा ने फिलोसफिकल होती हैं, एंजेलिका ने तारीफ की। क्लाइन ने एक पल सोचा और फिर जानबूझकर बोला, शायद मैं आगे डिविनेशन क्लब में ज्यादा नहीं आऊंगा, इसलिए आपको मुझे दूसरों को रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है। उसने अपना पोषण पहले ही डाइजेस्ट कर लिया था, इसलिए उसे अब एक नए गोल की तरफ बढ़ना था। क्यों? एंजेलिका ने झटके और हैरानी से कहा, आपने क्लब में अपना नाम पहले ही बना लिया है।
ज्यादातर लोग जानते हैं कि आपकी डिविनेशंस बहुत एक्यूरेट और चमत्कारी होती हैं, बल्कि हम तो आपको संडेज को एक लेक्चरर के तौर पर बुलाने का सोच रहे थे। अगर मुझे हर डिविनेशन के लिए 1 पाउंड मिलता तो मैं कितना भी तक यह काम करता रहता। इसके अलावा मुझे अभी भी लाल चिमनी वाले घरों की इन्वेस्टिगेशन करनी है और कल्प्रिट को जल्द से जल्द ढूंढना है। क्लाइंट प्यार से मुस्कुराया। मैडम, मुझे रुकने के लिए कन्विंस मत कीजिए, यह किस्मत का अरेंजमेंट है। मैं डिविनेशन क्लब आना पूरी तरह से बंद नहीं करूंगा, बस मेरा आना कम हो जाएगा। मैं मेंबरशिप फीस टाइम पर देता रहूंगा। वैसे भी मैं इसका रीइंबर्समेंट ले सकता हूँ। मैं कभी कभी यहाँ नजर रखने आऊंगा। क्लाइंट ने अपने मन में जोड़ा। कितने अफसोस की बात है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं कभी भटकी हुई हो तो आप क्लब में होंगे। एंजेलिका ने ठंडी सांस भरी। उसे एहसास हुआ कि शुरू के झटके के बाद यह उतना सरप्राइजिंग नहीं था जितना उसने सोचा था। शायद ऐसे चमत्कारी सीयर जो किस्मत की इज्जत करते हैं, उन्हें टिंगेन का एक क्लब रोक कर नहीं रख सकता। एंजेलिका मुस्कुराई, जैसे कुछ सोच रही हो। साइब ब्लैक टी। यस, क्लाइन ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। उसने क्लब में लगभग 20 मिनट बिताए, आराम करते हुए। अपनी ब्लैक टी खत्म की और फिर क्लब से निकल गया। उसने एक पब्लिक कैरेज ली और डैफोडिल स्ट्रीट वापस आ गया। जब वो अंदर आया तो उसने आदत के मुताबिक मेल बॉक्स खोला और देखा कि अंदर एक लेटर रखा हुआ था जो ज्यादा देर पहले नहीं रखा गया था। क्लाइन ने लेटर खोला और नोटिस किया कि यह मिस्टर अजिक की तरफ से था। मैं संडे को मोर्स टाउन जा रहा हूं और वेडनेसडे को लौटूंगा। मोर्स टाउन के ज्यादातर नागरिक गॉडेस के फॉलोअर्स हैं। वो संडे को जा रहे हैं। इसका मतलब नॉर्मल एफिशिएंसी के हिसाब से नाइटहॉक्स को इन्फॉर्मेशन ट्यूसडे या वेडनेसडे को ही मिलेगी। मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। सोचो, मिस्टर अजिक को मेरी रिक्वेस्ट याद थी। मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें याद होगा कि यह काम उन्हें खुद नहीं करना है। उनका बस एक स्पिरिट को समन करके कुछ डरावना करना ही काफी होगा। क्लाइन ने हल्का सा सर हिलाया। उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी रिलीज की और लेटर को रगड़ से जला दिया। उसने अपना हाथ झटका, आग को राख में बदल दिया और उसे धीरे धीरे जमीन पर गिरने दिया। सैटरडे दोपहर। क्लाइन अपना काला ट्रेंच कोट और हैट पहने हुए था। उसके हाथ में उसकी छड़ी थी। जब वो धीरे धीरे ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में घुसा, रोज़ेन को ग्रीट करने के बाद उसने पार्टीशन की तरफ देखा और नोटिस किया कि कैप्टन का ऑफिस खुला हुआ है। उसने जानबूझकर थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, कल मैंने डिविनेशन क्लब में बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखने वाली एक लड़की देखी। रियली? रोज़ेन ने पूछा। उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। क्लाइन ने बिना मन के सर हिलाया। हाँ, बल्कि मुझे लगा कि वो तुम्हारी बहन है। मुझे अफसोस है कि मुझे आपको डिसअपॉइंट करना पड़ेगा, लेकिन मेरी कोई बहन नहीं है, कजिन्स भी नहीं। रोज़ेन हैसी। क्या आपको उसका नाम याद है? नहीं। मैं उसका नाम क्यों याद रखूंगा? क्लाइन मुस्कुराया। उसे देखना बिल्कुल तुम्हें देखने जैसा था। क्या मैं इसे एक कॉम्प्लीमेंट मान सकती हूँ? रोज़ेन एक बातूनी लड़की थी जिसे कभी कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसने खुद से ही पूछा, क्लाइन, मैं मान सकती हूँ कि आप डिविनेशन क्लब से काफी अच्छा कमा रहे होंगे। एक असली सीयर होने के नाते आपकी एबिलिटीज उन लोगों से कहीं ज्यादा हैं जो इसे बस एक हॉबी की तरह लेते हैं। अगर तुमने यह बात की होती तो हम अभी भी अच्छे कलीग्स होते। क्लाइन ने खांसी। एक सीयर को किस्मत की इज्जत करनी चाहिए। हम डिविनेशन का यूज अजीब प्रिविलेजेस मांगने के लिए नहीं कर सकते। क्या आप एक सीयर के लिए खुद का उसूल बना रहे हैं? रोज़ेन ने उत्सुकता से पूछा। यस, क्लाइन ने साफ साफ जवाब दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद क्लाइन ने रोज़ेन को अलविदा कहा। उसने अपना हैट लिया और पार्टीशन की तरफ बढ़ा। नॉक नॉक नॉक। उसने डन स्मिथ को देखा जो अपनी कॉफी पी रहे थे। जब उसने खुले दरवाजे पर नॉक किया, प्लीज कम इन। डन ने क्लाइन की तरफ देखा और तुरंत अपनी पोस्चर ठीक की। क्लाइन ने पिछले 2 दिनों में कैप्टन को परख लिया था। उसने कन्फर्म कर लिया था कि डन स्मिथ ने एक्टिंग मेथड के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वो उसे ट्राई कर रहे थे। यह साफ था कि लोबी चर्च के ने दरवाजा सामने बैठ गया। उसने एक सीरियस और डन के से सावधान थे, लेकिन थोड़े एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ कहा, कैप्टन, मुझे लगता है कि मैंने सीयर पोशन को पूरी तरह से समझ लिया है। मैं एक स्पेशल एप्लीकेशन सबमिट करना चाहता हूँ। जैसे ही उसने क्लाइन की आंखों में देखा, डन ने एक गहरी सांस ली और पीछे की तरफ झुक गया। फिर उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी और बोला, तुम श्योर हो? उसके चेहरे पर हल्के से बदलाव आए। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस स्पेशल एप्लीकेशन के लिए तैयार था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी होगा। कैप्टन, आप इतने रिलीव्ड क्यों लग रहे हो? क्लाइन ने अपनी मुस्कान नहीं छिपाई और बोला, मैं श्योर हूँ कैप्टन। जब आप एक पोशन को पूरी तरह मास्टर कर लेते हैं तो आपको एक बहुत स्पेशल और मैजिकल सेंसेशन महसूस होता है। आपको कोई शक नहीं रहता कि आपने पोशन को पूरी तरह मास्टर कर लिया है। स्पेशल मैजिकल फीलिंग। डन ने उन शब्दों को धीरे से दोहराया और उसकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गई। हाँ कैप्टन, 2 बार एडवांस हो बिना पोशन को पूरी तरह डाइजेस्ट किए। ऑफ कोर्स, अगर उन्हें एक्टिंग मेथड के बारे में नहीं पता था तो उसे पूरी तरह डाइजेस्ट करना मुश्किल ही होगा। उन्होंने जरूर इसे तोड़ने के लिए काफी लंबा टाइम लिया होगा और अनजाने में एक्ट कर रहे होंगे ताकि कंट्रोल खोने का रिस्क कम हो सके। बेचारे कैप्टन। क्लाइन ने चुपचाप डन स्मिथ को देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला ताकि डन आराम से सोच सके। लगभग 1 मिनट बाद डन की गहरी आंखों में क्लाइन की शक्ल फिर से दिखी।
उसने अपने शब्दों को तोलते हुए कहा। शायद 1 साल और इंतजार करना एक बेहतर ऑप्शन होगा। कैप्टन का मतलब है कि 1 साल और इंतजार करने से ये कम संदिग्ध लगेगा। मैडम डेली ने जो एग्जाम्पल मेरे लिए सेट किया है उससे बड़े लोग मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ज्यादा से ज्यादा मुझे बस ऑब्जर्वेशन की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। क्लाइन ने सोचा और साफ साफ जवाब दिया। पहले मैं अगले साल तक स्पेशल एप्लीकेशन भेजने का इंतजार करना चाहता था। आखिरकार ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे मास्टर करनी है, जैसे मेरी कॉम्बैट आर्ट्स अभी भी बिगिनर लेवल पर है। लेकिन कैप्टन, आपको नहीं लगता कि पिछले 2 महीनों में हमने बहुत ज्यादा कोइंसिडेंसेस फेस किए हैं? हम किडनैपर्स का पीछा कर रहे थे जब हमें सामने वाले कमरे में एंटीगोनस नोटबुक मिल गई। सील्ड आर्टिफैक्ट 2.049 की शिपमेंट लेट हो गई, लेकिन रे बीबर ने टिंगेन नहीं छोड़ा और हार्बर पर ही पावर डाइजेस्ट करने की कोशिश की। मैं एक बर्थडे बैंक्वेट अटेंड करने गया और हेनास विंसेंट का इंसिडेंट ट्रिगर कर दिया। मैं लाइब्रेरी में इन्वेस्टिगेट कर गया और ऑरोरा ऑर्डर के एक मेंबर से टकरा गया। मुझे नहीं पता कि इन कोइंसिडेंसेज का क्या मतलब है, लेकिन मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है, इसलिए मैं खुद को सबसे बेहतर तरीके से एनहांस करना चाहता हूँ। क्लाइन ने मौके का फायदा उठाते हुए पर्दे के पीछे के उस शख्स के बारे में बात की। यह कुछ ऐसा था जिसे उसने अपने शेड्यूल में शामिल करने का प्लान बनाया था, अपनी अनोखी पहचान को जाहिर किए बिना। वो नाइटहॉक्स को याद दिलाएगा ताकि वो अलग अलग एंगल से और क्लूज ढूंढे। जो उसने अभी कहा उससे बाकी नाइटहॉक्स बस यही सोचेंगे कि क्लाइन का दिमाग तेज है और वो अपने विचारों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर लेता है। जैसे ही क्लाइन ने लेकिन शब्द कहा, डन का शरीर आगे की तरफ झुक गया। आखिर में उसने अपनी उंगलियां अपने मुंह के सामने मिला ली। उसने अपनी नजर टिका ली और चुप रहा, जैसे क्लाइन की कई बातों पर सोच रहा हो। थोड़ी देर बाद डन ने अपना सर उठाया और एक नरम और गहरी आवाज में कहा, बहुत तेज नजर, शायद सच में अंधेरे में कुछ छिपा हुआ है। बिना क्लाइन के बोलने का इंतजार किए उसने निर्देश दिया, तुम स्पेशल एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। ऑलराइट, क्लाइन ने जवाब देते हुए अपने होठों का कोना उठाया। वो मुस्कुरा कर उठा और दरवाजे की तरफ चला। जैसा उसने सोचा था, उसे एक जानी पहचानी अतिरिक्त टिप्पणी सुनाई दी। रुको, डन ने पुकारा। उसने अपने शब्दों को तोला और कहा, अपने शब्दों के चुनाव पर ध्यान देना। चिंता मत कीजिए कैप्टन, मैं इस मामले को आपसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। क्लाइन ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। पहले उसने सोचा कि डन यह प्रपोज करेंगे कि वो होली कैथेड्रल के जरिए न जाकर चुपके से सीक्वेंस 8 में एडवांस हो जाएं। फिर वो 3 साल बाद नॉर्मल प्रोसीजर से गुजर सकते थे। लेकिन अच्छी तरह सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह इम्पॉसिबल है। चाहे स्पेशल एप्लीकेशन हो या नॉर्मल एप्लीकेशन, एडवांस होने वाले इंसान की होली कैथेड्रल द्वारा इन्वेस्टिगेशन तो होनी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि एक तरीका आसान था और दूसरा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। अगर वो चुपके से सीक्वेंस 8 बन जाता तो इससे पूरे टिंगेन नाइटहॉक्स मुसीबत में पड़ सकते थे, क्योंकि क्लाइन की मिस्टिसिज्म की क्लासेस खत्म हो चुकी थीं। वो बेसमेंट में जल्दी में नहीं गया, बल्कि कैप्टन के ऑफिस से निकलने के बाद बगल के क्लर्क्स ऑफिस की तरफ चला गया। उसने ऑफिस में एक आदमी और एक औरत को बैठे पाया। आदमी 30 साल का था और औरत 20 साल की। वो 2 नए मेंबर्स थे। जब क्लाइन अंदर आया तो वो हैरान हुए, फिर वो मुस्कुराए और ग्रीट करने के लिए सर हिलाया। वो जिन बियॉन्डर्स के साथ काम करते थे उनके बारे में वो क्यूरियस थे और उनसे थोड़े डरते भी थे। क्लाइन ने उनसे बात नहीं की, बल्कि एक खाली डेस्क ढूंढी और स्पेशल एप्लीकेशन के लिए एक ड्राफ्ट लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही एक ड्राफ्ट था, इसलिए उसे अपना शुरुआती काम पूरा करने में सिर्फ 10 मिनट लगे। उसे बार पढ़ने और कुछ हिस्सों में सुधार करने के बाद वो एकरसन मॉडल 1346 टाइपराइटर के सामने बैठा और अपना ड्राफ्ट एक डॉक्यूमेंट पर टाइप करना शुरू कर दिया। कीबोर्ड की टैप टैप की आवाज़ सुनते हुए दोनों नए क्लर्क्स ने एक दूसरे को देखा, एक साथ खड़े हो गए। वो ऑफिस से निकलकर रिसेप्शन हॉल में रोज़ैन से बात करने चले गए ताकि क्लाइन को थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। बहुत सावधान और सीक्रेसी मेंटेन करने की जरूरत को पूरी तरह से समझते हैं। क्लाइन ने उनकी जाती हुई शक्ल पर एक नज़र डाली और उनकी तारीफ की। उसने फिर से अपने काम पर ध्यान दिया और टाइपराइटर पर टैप करना जारी रखा। जैसे ही वो अपनी स्पेशल एप्लीकेशन पूरी करने वाला था, लियोनार्ड मिचेल रेस्टरूम से बाहर निकला। उसने अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए आसपास देखा। उसके बिखरे बालों में एक आज़ाद खूबसूरती थी। यह कौन सी रिपोर्ट लिख रहे हो? लियोनार्ड ने क्लर्क्स ऑफिस में इधर उधर देखते हुए दरवाजे के फ्रेम पर टिक कर अपना दायां पैर खुद को बैलेंस करने के लिए पंजों पर उठाए और हाथ जेब में डाले हुए पूछा। उसकी हरी आंखें क्लाइन को दिलचस्पी से देख रही थीं। क्लाइन ने आखिरी शब्द और आखिरी पंक्चुएशन मार्क टाइप किया। फिर उसने अपना सर घुमाया और मुस्कुराया। स्पेशल एप्लीकेशन। लियोनार्ड ने एप्लीकेशन। क्लाइन ने पेपर उठाया, उसे जल्दी से देखा, आराम से समझाया। उसने आराम से में पूछा, सीक्वेंस 8 में एडवांस होने के लिए एक स्पेशल एप्लीकेशन। कफ लियोनार्ड को अचानक जोर से खांसी आने लगी। उसने खुद को शांत किया और पूछा, तुमने पोषण डाइजेस्ट कर लिया? डाइजेस्ट ब्रो, तुम काफी कुछ जानते हो। क्लाइन ने अपनी स्पेशल एप्लीकेशन पकड़ी और लियोनार्ड के सामने चला गया। उसने एक आईब्रो उठाई और कहा, यस। फिर उसने उसकी आंखों में देखा और धीरे से हंसकर जोड़ा, मुझे याद है किसी ने मुझे एक बार कहा था कि कुछ लोग स्पेशल होते हैं।
जो वो काम कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते, जैसे मैं तुम। लियोनार्ड अचानक लाजवाब हो गया। वो बस अपनी खड़े होने की पोस्चर बदल सका और अपने हाथ जेब से निकालकर अपनी छाती पर बांध लिए। स्मूथ ने अपना मुंह खोला, आखिरकार अपने शब्दों को जमाया। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत रिस्की है? क्योंकि उसे डाइजेस्ट करने के बारे में पहले से ही पता है। वो जरूर समझता होगा कि मेरे एडवांसमेंट में कंट्रोल खोने का कोई रिस्क नहीं है। हम क्या, वो चर्च के बड़े लोगों के ध्यान की बात कर रहा है। क्लाइन ने सोचते हुए समझाया, लियोनार्ड, क्या तुम्हें वो पहला टास्क याद है जिस पे हमने एक साथ काम किया था? हम सिर्फ किडनैपर्स को ट्रैक कर रहे थे, लेकिन हमें पता चला कि सामने वाले कमरे में एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक के क्लूज थे। उसने डन जो बताया था वही दोहराया। लियोनार्ड का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया और उसने थोड़ा सा हाँ में सर हिलाया। उसने खुद से बड़बड़ाया और कहा, शायद मुझे जल्दी करनी होगी। जैसे ही उसने यह खत्म किया, उसने अचानक क्लाइन को देखा और मुस्कुरा कर बोला, क्या तुम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर नहीं करोगे? एक पोशन को जल्दी से समझने और कंट्रोल खोने के रिस्क से बचने का एक्सपीरियंस। यह आदमी कितनी जल्दी नाटक कर लेता है। क्लाइन मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं खुशी से करूंगा। उसने आज मौके का फायदा उठाकर अपने नाइटहॉक्स टीममेट्स को याद दिलाने का प्लान बनाया था कि कंट्रोल खोने के रिस्क को कैसे कम किया जाए। ऑफ कोर्स अपनी पर्सनल सेफ्टी बनाए रखने के लिए वो उतना सीधा साधा नहीं बोल सकता था जितना उसने डन स्मिथ से कहा था। ज्यादा से ज्यादा वो आइडिया को हल्के में डिस्क्राइब कर सकता था, इस तरह से कि बड़े लोगों द्वारा भेजे गए किसी को भी शक न हो। तो अभी करते हैं। लियोनार्ड ने बेचैनी से क्लाइन को नाइटहॉक्स के रिक्रिएशन रूम में खींच लिया। उसी पल रॉयल के अलावा जो चाइनीस गेट पर अपनी शिफ्ट ले रही थी, फ्राई केनली और सीका ट्रॉन वहां कार्ड्स खेल रहे थे। एवरीवन। लियोनार्ड ने आधे बंद दरवाजे पर नॉक किया और ऐसे बोला जैसे कोई कविता सुना रहा हो, मुझे इस आदमी से मिलवाने दो, मिस्टर क्लाइन मोरेटी, जिन्होंने 1.5 महीने में अपना पोषण पूरी तरह से समझ लिया है। यह आदमी कितना ड्रामेटिक है। क्लाइन को अचानक अजीब लगा। वाट, यहाँ तक कि सीका ट्रॉन, वो लेखिका जो फेमस नहीं थी और जिसकी किताबें शायद ही बिकती थीं, ने अपना सर टेढ़ा किया जैसे वो अपनी सुनने की शक्ति टेस्ट कर रही हो। लियोनार्ड, मजाक मत करो, तुम हमेशा चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो। केनली ने लाचारी से अपने कार्ड्स ढक लिए। फ्राई ने अपने कार्ड्स पकड़े हुए क्लाइन को देखा। वो थोड़ी देर चुप रहा और बोला, क्या तुम श्योर हो कि तुमने पोषण पूरी तरह समझ लिया है? यस। क्लाइन उसकी चिंता महसूस कर सकता था और उसने विश्वास से सर हिलाया। एक साफ इशारा था, रियली। केनली ने देर से चिल्लाकर जवाब दिया और खड़ा हो गया। लियोनार्ड हंसा और क्लाइन के हाथों में पेपर की तरफ इशारा करते हुए बोला, यह वो स्पेशल एप्लीकेशन है जो वो सबमिट करने जा रहा है। सीक्वेंस 8 में एडवांस होने के लिए स्पेशल एप्लीकेशन। तुमने यह कैसे किया? सीकाट्रॉन के पास बहुत से सवाल थे, लेकिन उसने एक गहरी सांस लेने के बाद सिर्फ वही पूछे उसे सबसे ज्यादा चिंता दे रहा था। वो आमतौर पर शांत और एलिगेंट रहती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जिसे दबाया नहीं जा सकता था। क्लाइन ने एक कुर्सी ढूंढी और बैठ गया। उसने अपनी आवाज धीमी की और जवाब दिया, मुझे मिस्ट्री प्रायर्स के उसूल से इंस्पिरेशन मिली। डू एज यू विश बट डू नो हार्म। लियोनार्ड ने जोड़ा, यस, हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के अनुसार इस उसूल को फॉलो करने से मिस्ट्री प्रायर्स के कंट्रोल खोने की संभावना कम हो जाती है। क्लाइन ने वो समझाया जो उसने ओल्ड नील से सीखा था। उसके बाद मैडम डेली के एग्जाम्पल ने मुझे प्रोसेस को बेहतर समझने में मदद की। स्पिरिट मीडियम डेली, केनली ने कन्फर्मेशन मांगते हुए पूछा। यस, मैडम डेली ने पहले भी एक स्पेशल एप्लीकेशन दी है। उन्होंने कॉर्प्स कलेक्टर से स्पिरिट मीडियम बनने में सिर्फ 2 साल लिए। उन्होंने एक बारोड नील से था कि वो एक असली स्पिरिट मीडियम बनना चाहती हैं। क्लाइन ने डिटेल में समझाया। डिविनेशन क्लब में मिले एक्सपीरियंस और उससे मिले फीडबैक के साथ मैंने धीरे धीरे अपने सीयर के प्रिंसिपल्स बनाए। फिर मैंने उसे सख्ती से फॉलो किया और एक असली सीयर बनने की कोशिश की। जब मैंने ऐसा किया तो मुझे एहसास हो कि पोषण समझने की मेरी स्पीड तेज हो गई। जब वो क्लाइन की बातें सुन रहे थे, फ्राई, सीका और बाकी सब गहरी सोच में डूब गए। यहाँ तक कि लियोनार्ड ने भी सोचने का नाटक किया। मैं अपनी स्पेशल एप्लीकेशन सबमिट करने जा रहा हूँ। क्लाइन ने अपने हाथों में पेपर लहराया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो मुझसे प्राइवेटली पूछ लेना। ऑल राइट, फ्राई ने ठंडे से सर हिलाकर जवाब दिया। क्लाइन रिक्रिएशन रूम से निकला और फिर से कैप्टन के ऑफिस का दरवाजा नॉक किया। वो डन के सामने बैठ गया। फिर एक पेन और इंक पैड उठाया। उसने साइन किया, अपने अंगूठे का निशान लगाया। कैप्टन, यह मेरी स्पेशल एप्लीकेशन है। उसके बाद उसने पेपर दोनों हाथों से डन को दे दिया। डन ने उसे ध्यान से देखा और एप्लीकेशन नीचे रख दी। मैं इसे जल्द से जल्द होली कैथेड्रल में सबमिट कर दूंगा। तुम्हें एग्जामिन होने के लिए तैयार रहना चाहिए, शायद अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते। ऑलराइट, क्लाइन ने एक गहरी सांस ली और गंभीरता से सर हिलाया। वो उठा, कैप्टन के ऑफिस से बाहर निकला और दरवाजा अपने पीछे बंद कर दिया। इस प्रोसेस के दौरान उसने उस एप्लीकेशन के बारे में सोचा जो उसने भेजी थी। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, पता नहीं कैसा एग्जामिनेशन होगा। खुद को संभालने के बाद क्लाइन बेसमेंट में गया और चाइनीज गेट तक चला। उसने गार्ड रूम का दरवाजा नॉक किया। अंदर रॉयल रीडीन ने पहले ही अपना सामान पैक कर लिया था। जैसे ही उसने अपनी शिफ्ट लेने वाले इंसान को देखा, उसने तुरंत अपने बाल ठीक किए और खड़ी हो गई।
एक दूसरे को सर हिलाकर ग्रीट करने के बाद क्लाइन ने अचानक कहा, मुझे अपना पोषण समझने में कुछ सक्सेस मिली है और मैंने अपना एक्सपीरियंस फ्राई और बाकी लोगों के साथ शेयर किया है। तुम उनसे इसके बारे में पूछ सकती हो। रॉयल, जिसके चेहरे पर आमतौर पर ज्यादा एक्सप्रेशंस नहीं होते थे, ने क्लाइन को थोड़ी हैरानी से देखा। उसके होंठ थोड़े कांपे और उसने कहा, ऑल राइट मैडम, उम्मीद है कि थोड़ी देर में भी आप ऐसी ही शांत रह पाएंगी। अभी रिक्रिएशन रूम में पहले से ही बहुत से हैरान लोग बैठे हैं। क्लाइन हंसा और टेबल के पीछे चला गया और बड़े आराम से वो टिन का डिब्बा निकाल लिया जिसमें डन स्मिथ अपनी फर्मो कॉफी रखते थे। अपने लिए एक खुशबूदार कॉफी का कप बनाने के बाद क्लाइन बैठा और रिलैक्स करने लगा। उसने बाहर के सुनसान हॉलवे को देखा और अपने विचारों को आजाद छोड़ दिया। उम्मीद कि मिस्टर अज़िक का मिशन सक्सेसफुल हो और वो पीछे कोई क्लूज न छोड़े। खैर, अगर क्लूज रह भी गए तो मैं बस उन्हें नोटिस न करने का नाटक कर सकता हूँ। पता नहीं चाइनीज गेट के पीछे म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम कहाँ सील किया गया है, क्योंकि उसमें कोई जिंदा क्वालिटी नहीं है, उससे बस थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। सोचने पर मैं कभी चाइनीज गेट के अंदर नहीं गया, पता नहीं अंदर से कैसा दिखता है। अलग अलग साइज के अजीब सील्ड आर्टिफैक्ट्स को सेफ रखने और उन पर नजर रखने के लिए यह सच में काफी स्पेशल होगा, जैसे सेंट सेलिना की राख। बहुत से विचार क्लाइन के दिमाग से गुजरे, तभी उसने अचानक तेजी से आते हुए कदमों की आवाज सुनी। उसने ध्यान दिया और दरवाज की तरफ देखा। उसने देखा कि ओल्ड नील अपने क्लासिक काले रोब में हाथ में एक काला कार्ड लिए कॉरिडोर में दिखाई दिए। वो गार्ड रूम में आए और कुछ नहीं बोला, बल्कि क्लाइन को ध्यान से देखने लगे। मिस्टर नील, कुछ हुआ है क्या? क्लाइन ने सूखी हंसी हंसते हुए अपनी खुशबूदार कॉफी का एक घूंट लिया। ओल्ड नील ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और एक ठंडी सांस भरी। सो तुमने मिस्ट्री प्रायर्स के उसूल और डेली से इंस्पिरेशन ढूंढ ली। मुझे गॉडेस की तारीफ करनी होगी और आपकी शिक्षा के लिए भी थैंक यू करना होगा, क्लाइन ने बिल्कुल गंभीरता से जवाब दिया। ओल्ड नील ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। उसने थोड़ा उदास होकर कहा, काश ये 20 साल पहले होता तो कितना अच्छा होता। क्लाइन शांत रहा, क्योंकि वो जानता था कि ओल्ड नील को उनकी उम्र और सेहत की वजह से और पोषण पीने की इजाजत नहीं थी, भले ही उन्होंने अभी वाला पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लिया हो। ऐसे हालात में उसकी कही कोई भी बात उन्हें और परेशान कर सकती थी। मेरा सबसे पहला ख्याल था कि मैं मिस्ट्री प्रायर के उसूल से जल्दी से अपने पोषण पर कंट्रोल पा लूं, लेकिन अफसोस की बात है मैं सही दिशा में नहीं जा रहा था। डेली की सक्सेस ने मुझे कुछ क्लूज दिए, लेकिन तब तक मैं 50 साल से ज्यादा का हो चुका था और मैं अपनी कोशिश छोड़ चुका था। मैंने अनजाने में ही सोच लिया था कि उसकी सक्सेस उसकी जीनियस की वजह से थी और एक आम इंसान उसके जैसी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकता। ओल्ड नील ने अपनी कनपटियां मलते हुए अपनी निराशा बताई। वो कुछ मिनट चुप रहे, फिर उन्होंने अपना सर उठाया। उन्होंने क्लाइन को देखा। यह सच में अफसोस की बात है कि मुझे अब इस उम्र में समझ आया है कि मैंने क्या खो दिया। ओल्ड नील को एक्टिंग मेथड के बारे में हल्का फुल्का अंदाजा जरूर होगा। जैसे ही मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो तुरंत समझ गए होंगे कि क्या हुआ, क्लाइन ने तसल्ली देते हुए कहा। उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चर्च के पास मिस्ट्री प्रायर से जुड़ा सीक्वेंस 8 नहीं है, शायद होली कैथेड्रल के पास हो। नहीं, अगर उनके पास होता तो वो कम से कम हमें उसका नाम तो बताते। यह भी पॉसिबल है कि अंडरग्राउंड मार्केट में मिल जाए, ओल्ड नील बड़बड़ाए। उन्होंने खड़े होते हुए अपना सर हिलाया। वो हंसे और बोले, कम से कम मैंने कंट्रोल नहीं खोया और मैं आने वाले डेकेड्स तक हेल्दी रहा हूँ। प्रेज द लेडी। उन्होंने अपने सीने के सामने एक लाल चांद बनाया और थोड़ा उदास होकर गार्ड रूम से निकल गए। उनकी आमतौर पर दिखने वाली चालाक नजर गायब थी। क्लाइन ने ओल्ड नील की पीठ को देखा और अचानक लंबी सांस छोड़ी। वो और भी उलझन में था कि चर्च के बड़े लोग एक्टिंग गट को छिपा रहे थे। थोड़ी देर बाद क्लाइन ने खुद को संभाला और अपना ध्यान अपने सामने रखे नाइटहॉक्स के कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पर लगाया। जब से उसने सिटी ऑफ सिल्वर के उस लड़के को टैरो क्लब में खींच लिया था और यह जाना था कि सिटी ऑफ सिल्वर अभी भी बहुत सी चीजों के लिए पुराने नाम यूज करता है, उसे लगा कि उसे इन चीजों में अपनी नॉलेज बढ़ानी जरूरी है। कुछ देर बाद उसने कदमों की एक और आहट सुनी। यह कदम धीरे और स्थिर थे। इसी के साथ उसके दिमाग में डन स्मिथ की एक काले ट्रेंच कोट में इमेज फ्लैश हुई। सीयर पोशन को पूरी तरह डाइजेस्ट करने के बाद मेरे स्पिरिचुअल सेंसेस बढ़ गए हैं। क्लाइन ने समझते हुए सर हिलाया। उसने कुछ सेकंड्स बाद कैप्टन को देखा। तुम्हारे एक लेटर। डन ने अपना दायां हाथ बढ़ाया और अपनी कलाई झटकी। लेटर को क्लाइन की तरफ छाल दिया। क्लाइन ने अपना हाथ उठाया और लेटर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसके जजमेंट की बात हो या रिएक्शन की, वो मिस कर गया। लेटर जमीन पर गिर गया और क्लाइन का दायां हाथ अजीब तरह से हवा में रह गया। अचानक शांत हो गए माहौल में उसका दायां हाथ पहले सख्त हुआ, फिर उसने उसे अपने सर की तरफ खींच लिया और अपने बाल ठीक करने का नाटक किया। गैस लैंप की रोशनी काफी नहीं है। क्लाइन ने आराम से एक बेकार सा बयान दिया। उसने अपनी कमर झुकाई और लेटर उठाया। उस पर एक सरसरी नजर डाली। मिस्टर होनासिस, यह डेक्स्टर ग्यूडेरियन का लेटर है। उसने समझते हुए सर हिलाया और एक लेटर ओपनर निकालने के लिए ड्रॉवर खोला। नाइटहॉक्स के रूल्स के हिसाब से अगर रेसिपिएंट साफ और सही था तो रोजेन और बाकी क्लर्क्स लेटर को सीधे उस इंसान को दे देते थे जिसके लिए लेटर था।
अगर रेसिपिएंट एनोनिमस या अनजान नाम का होता तो वो डन को दिया जाता, फिर वो पूछताछ कर सकते थे या कोई डिसीजन ले सकते थे। क्लाइंट ने ध्यान से लेटर खोला और अंदर से कागज का टुकड़ा निकाला। उसने जल्दी से कागज के टुकड़े को खोला और उसे पढ़ा। उसे एहसास हुआ कि असाइलम के डॉक्टर डेक्स्टर आज दोपहर 2 बजे एक जरूरी मीटिंग के लिए बुला रहे थे। क्या उसने टेलीपैथिस्ट का फॉर्मूला हासिल कर लिया है या यह किसी और चीज के बारे में है? क्लाइंट ने हाथ में लेटर उठाया और डन को देखा। कैप्टन, मेरा इन्फॉर्मेंट साइकोलॉजी एल्केमिस्ट वाला मुझसे दोपहर 2 बजे मिलना चाहता। उसने और कुछ कहा? डन ने पूछा, जैसे वो इसकी उम्मीद कर रहे थे। नो। क्लाइंट ने सर हिलाया। डन ने एक पल सोचा, फिर भारी आवाज में कहा, लियोनार्ड को फिलहाल चाइनीस गेट पर नजर रखने के लिए कहो। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और कहीं छिप जाऊंगा। ऐसी अर्जेंट मीटिंग्स कभी एक जाल भी हो सकती हैं। मैंने ऐसी बहुत सी घटनाएं सुनी हैं, और अगर यह कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो हम जल्दी एक्ट कर सकते हैं। कैप्टन, आप सच में एक्सपीरियंस्ड हैं और सबसे ज्यादा भरोसेमंद, विश्वसनीय कैप्टन जिनकी मेमोरी सीरियस काम के वक्त ठीक रहती है। क्लाइंट ने तुरंत सर हिलाया। ऑल राइट। दोपहर के 2 बजे जाउटलैंड स्ट्रीट शूटिंग क्लब के छोटे से शूटिंग रेंज 9 में क्लाइंट ने गोलियों से छेद हुए टारगेट को देखा, फिर बेचैन डॉक्टर डेक्स्टर ग्यूडेरियन पर एक नजर डाली। ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी घबराहट में हाउंड पब में मर्सिनरीज ढूंढ रहे थे? सिर्फ ऐसा करने से ही हाउंड पब का बॉस राइट लेटर को तुरंत ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी को देगा, ना कि क्लाइंट के खुद आकर कलेक्ट करने का इंतजार करेगा। डेक्स्टर ने क्लाइंट के एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया, फिर धीरे से जवाब दिया, मुझे हाल ही में हुडयूजेन थोड़ा एबनॉर्मल लग रहा है। हुडयूजेन मेंटल असाइलम का वो पेशेंट था जिसने डेक्स्टर को साइकोलॉजी एल्केमिस्ट में शामिल किया था। उसने किस तरह की एबनॉर्मलिटीज दिखाई हैं? क्लाइंट ने अपनी प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए जोर देकर पूछा। डेक्स्टर ने चैन की सांस ली, जैसे उसको कोई सहारा मिल गया हो। उसने अपने शब्दों को तोलते हुए कहा, वो शायद सच में पागल हो गया है। सच में पागल हो गया है? क्लाइंट ने झटके से पूछा। क्या हुडयूजेन ने अपनी बीमारी का नाटक नहीं किया था और मेंटल असाइलम में घुसपैठ करके पेशेंट्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की थी ताकि वो अपनी मेंटल एबिलिटीज को ट्रेन कर सके? वो सच में बीमार हो गया था। असली पागलपन मुझे ऐसा ही लगता है। डेक्स्टर बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। मैं पहले उससे नॉर्मल कन्वर्सेशन कर सकता था और अपने बियॉन्डर पावर्स को सही तरीके से यूज करने पर गाइडेंस ले सकता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके सोचने का तरीका और उसकी हालत बहुत अजीब हो गई है। मैं उससे मुश्किल से ही कम्युनिकेट कर पाता हूँ। वो बिल्कुल मेरे दूसरे पेशेंट्स जैसा हो गया था। भले ही इसके नतीजे मुझे टेलीपैथिस्ट का फॉर्मूला मिल गया है, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि यह असली है या नकली। मुझे डर है कि कहीं कुछ अनकंट्रोलेबल बदलाव ना आ जाए। नहीं, एक सीयर होने के नाते, एक ऐसा सीयर जिसके के पास ग्रे फॉग के ऊपर की रहस्यमयी दुनिया है, मैं पता लगा लूंगा कि यह असली है या नकली। क्लाइंट ने चैन की सांस ली, फिर अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, एबनॉर्मल होने से पहले क्या वो किसी से मिला था? सिर्फ पेशेंट्स से। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। मैं पूरे दिन असाइलम में नहीं रहता। मुझे आराम करने के लिए भी टाइम चाहिए। डेक्स्टर ने गंभीर एक्सप्रेशन के साथ कहा। क्लाइंट ने सर हिलाया, जैसे यह कोई मामूली बात हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए चुपके से किसी को भेज दूंगा। तुम्हें जल्द से जल्द पता करना चाहिए कि हुडयूजेन किस किस से मिला है, और तुम्हें सावधान रहना होगा। शायद वो तुम्हें टेस्ट कर रहा हो। तुम्हें यह भी साइकोलॉजी एल्केमिस्ट के मेंबर्स को रिपोर्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। ऑलराइट। डेक्स्टर ने अपने सुनहरे चश्मे को ठीक किया, एक स्पेक्टर की शांति वापस पाते हुए। फिर उसने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और क्लाइंट को दे दिया। यह टेलीपैथिस्ट पोशन का फॉर्मूला है, लेकिन मैं इसकी असलियत की गारंटी नहीं दे सकता। हम इसे वेरीफाई कर लेंगे, क्लाइंट ने जवाब में मुस्कुरा कर कहा। उसने वहीं पर कागज का टुकड़ा खोला और उसे देखा। मेन इंग्रेडिएंट्स: एक मैच्योर रेनबो सैलामेंडर का पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड, एक फार्समैन रैबिट के रीढ़ की हड्डी से 10 ml फ्लूइड। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स: चेस्टनट स्पोर 5 ग्राम, ड्रैगन टूथ ग्रास पाउडर 8 ग्राम, प्योर वाइटल फ्लावर्स की 3 पंखुड़ियां, प्योर वाटर 100 ml। एक्सीलेंट, क्लाइंट ने तारीफ की। उसने कागज का टुकड़ा फोल्ड किया और उसे अपने टक्सीडो की अंदर की जेब में डाल लिया। कुछ और बातें करने और यह कन्फर्म करने के बाद कि डेक्स्टर को सुनाई दे रही आवाजें कम हो रही हैं, क्लाइंट ने उससे विदा ली। वो सावधानी से नाइट हॉक्स के लिए रिजवर्ड शूटिंग रेंज की तरफ चला गया। डन स्मिथ अंदर इंतजार कर रहे थे। कैप्टन, इन्फॉर्मेंट ने मुझे पोशन के साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करने में मदद करने के लिए टेलीपैथिस्ट का फॉर्मूला दिया है, लेकिन वो पोशन की असलियत नहीं बता सकता। क्लाइंट ने एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ कागज का टुकड़ा डन को दिया। इसके अलावा उसने एक और बात का जिक्र किया। डन ने हुडयूजेन के बारे में चिंता सुनते हुए फॉर्मूला पढ़ा। उसके बाद उसने सर हिलाया। मैं तुरंत मेंटल असाइलम पर नजर रखने के लिए लोग भेज दूंगा। तुम्हें इन मामलों में प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली है और इसमें हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। वापस जाओ, और मैं क्लाउन के फॉर्मूला के लिए डबल पे कर रहा हूँ, और ये सब इसलिए क्योंकि मैं शुरू में अपने किए गए काम के लिए डबल रिवॉर्ड चाहता था। छोड़ो, मेरे पास ये बताने का मौका ही नहीं है कि मेरे पास पहले से क्लाउन पोशन का फॉर्मूला है।
क्लाइन ने एक गहरी सांस ली और जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोला, होपफुली मैं एग्जामिनेशन आराम से पास कर लूंगा। वो डन के उस डिसीजन से बहुत खुश था कि वो चाइनीज गेट की रक्षा करना जारी रखेगा। ना सिर्फ उसके पास मॉनिटर और इन्वेस्टिगेट करने की प्रोफेशनल एबिलिटी की कमी थी, बल्कि उसका हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी अच्छा नहीं था। शूटिंग के मामले में आम पुलिस के मुकाबले वो ठीक ठाक माना जाता था, लेकिन उसके टीममेट्स सभी बियॉन्डर्स थे जिनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स बड़े हुए थे। भले ही वो सब मार्क्समैन लेवल के नहीं थे, लेकिन वो उसके बहुत करीब थे। और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में क्लाइन बस एक बिगिनर था। एक स्लंबर चार्म, एक रिपोज चार्म और एक ड्रीम चार्म के साथ भी वो अभी भी एक सपोर्ट क्लास बियॉन्डर माना जाता था। आम लोगों से निपटना उसके लिए आसान था, लेकिन अगर वो लड़ाई में माहिर किसी बियॉन्डर से टकरा जाता तो वो खतरे में पड़ जाता। जब तक मैं सीक्वेंस सेट में एडवांस नहीं हो जाता, टेक्निक बेस्ड लड़ाइयों में माहिर नहीं हो जाता और कुछ स्पेल्स मास्टर नहीं कर लेता, मैं अकेले सिर्फ नॉर्मल सुपरनेचुरल मिशन ही पूरे कर सकता हूँ। अगर मैं सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 की पावर चुराने में सफल हो गया और फ्लेयरिंग सन चार्म्स बना लिए तो ये और भी बेहतर होगा। मेरे लिए एक कमजोर पोजीशन से जीतना इम्पॉसिबल नहीं होगा। क्लाइन ने उम्मीद से सोचा जब वो धीरे धीरे ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी वापस जा रहा था। अगली सुबह जब उसने अपनी शिफ्ट खत्म की और चाइनीज गेट छोड़ा, नाइटहॉक्स को अभी तक हुड यूजेन को मॉनिटर करके कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। फिलहाल उन्हें अपने इन्फॉर्मेंट की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन पर ही उम्मीद रखनी थी। घर लौटने पर क्लाइन ने चुपचाप ब्रेकफास्ट किया, अपने बेडरूम में लेटकर दोपहर तक सोया। वो अपने आप उठा, फ्रेश हुआ और खाना पकने की खुशबू खुशबू के पीछे पीछे फर्स्ट फ्लोर पर चला गया। मेलिसा लंच तैयार कर रही है। क्लाइन ने लिविंग रूम में न्यूज़पेपर पढ़ रहे बेंसन को देखा। बेंसन ने न्यूज़पेपर नीचे किया और बोला, हाँ आज उसके यहाँ एक गेस्ट आई है। मैं चाहता था कि वो अपने गेस्ट से बात करे जब तक मैं लंच तैयार करूं, लेकिन उसे मेरी कुकिंग पर भरोसा नहीं है और वो गेस्ट को भी किचन में ले गई। कितनी रूड है बेंसन, तुमने आखिरकार जल्दी ही समझ लिया कि मेलिसा तुम्हारी कुलिनरी स्किल्स से नफरत करती है। क्लाइन ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की और सिंगल सीट सोफे की तरफ बढ़ते हुए पूछा, मेलिसा की गेस्ट? हाँ, तुम उसे जानते होगे, एलिजाबेथ। हम उससे सेलेना के डिनर बैंक्वेट में मिले थे। बेंसन पीछे की तरफ झुका और आराम से अपना न्यूज़पेपर पढ़ता रहा। सिर्फ डिनर बैंक्वेट में ही नहीं, वो सच में मिलने आ गई। क्लाइन ने हैरानी से किचन की तरफ देखा। तभी मेलिसा कुछ प्लेटें उठाए बाहर आई और एलिजाबेथ उसके पीछे पीछे आई। उसने भी एप्रन पहना हुआ था। उसने, क्लाइन तुम उठ गए, मैं बस तुम्हें उठाने का प्लान कर रही थी। मेलिसा ने खशी से डाइनिंग टेबल पर प्लेटें रखते हुए, ये एलिजाबेथ है, तुम इसे जानते हो। हेलो क्लाइन। एलिजाबेथ के प्यारे से चेहरे पर एक शानदार मुस्कान आई जब उसने उसे ग्रीट किया। क्लाइन ने नर्म और तहजीब से जवाब दिया। ग्रीट करने के बाद मेलिसा ने पलकें झपकाई और गंभीरता से बोली, एलिजाबेथ बाद में हमारे साथ फैमिली सर्वेंट असिस्टेंस एसोसिएशन चलेगी। उनके घर पर कुछ मेड सर्वेंट्स हायर की हुई हैं, इसलिए उसके पास चीज का एक्सपीरियंस है। उसकी राय मददगार हो सकती है। एक्चुअली हमने एक मेड सर्वेंट चुनने के लिए रिक्वायरमेंट्स पहले ही तैयार कर लिए हैं। ये सुनो और देखो कि कुछ ऐड करने की जरूरत या नहीं। मेलिसा ने अपने एप्रन पर हाथ पोंछे और अपने घर के कपड़ों की जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला। उसने उसे खोला और जोर से पढ़ा। 1 हेल्दी, 2 मेहनती और जिम्मेदार, 3 कुकिंग में अच्छी, 4 शांत शोर करने वाली ही, आई एम सिंपल फैमिली बैकग्राउंड, 6 आम शक्ल सूरत। उसने एक एक करके रिक्वायरमेंट्स पढ़े जबकि क्लाइन और बेंसन खली नजर से घूरते रहे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक मेड सर्वेंट हायर करना इतना झंझट का काम होगा। मेलिसा, क्या तुम मेड सर्वेंट हायर करने के आइडिया के खिलाफ नहीं थी? क्लाइन ने अनजाने में पूछा जब उसकी बहन रुकी। उसे मिलता मेलिसा ने अपने होंठ दबाए और गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, मैं खिलाफ थी, लेकिन क्योंकि मेरा विरोध बेकार गया, मैंने सोचा कि हमें इस काम को ठीक करना चाहिए। इसे अच्छी तरह से करने के लिए हमें अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। हम, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम ऐड करना चाहोगे? नो। क्लाइन और बेंसन ने एक साथ सिर हिलाया, जिससे एलिजाबेथ हंस पड़ी। लंच के बाद वो चारों एक पब्लिक कैरेज से शैम्पेन स्ट्रीट पर टिंगेन फैमिली सर्वेंट असिस्टेंस एसोसिएशन गए। ये क्लाइन की पिछली जिंदगी के डोमेस्टिक हेल्प फर्म्स जैसा ही था, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा एक चैरिटी जैसा भी था। वो अलग अलग मेड सर्वेंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन और जॉब रिक्वायरमेंट्स रिकॉर्ड करते थे ताकि क्लाइंट्स आसानी से अपना चुनाव कर सकें, जबकि मेड सर्वेंट्स के एम्प्लॉयमेंट के चांसेस को बढ़ाया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग का कुछ हिस्सा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से आता था और कुछ एम्प्लॉयर्स द्वारा दिए गए पेमेंट के परसेंटेज से। एसोसिएशन में घुसते ही क्लाइन और उसकी फैमिली का गर्माजोशी से स्वागत हुआ। एक हल्की पीली फ्रिल्ड ड्रेस में एक लड़की उन्हें कुछ सोफ तक ले गई। उसने मुस्कुरा कर पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? बेंसन, जिसे उसके भाई और बहन ने आगे धकेल दिया था, ने कहा, हमें एक मेड सर्वेंट हायर करनी है। आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं? लड़की ने आदत के मुताबिक पूछा। बेंसन को अपने भाई बहन का उसकी कुलिनरी स्किल्स पर विश्वास न होना याद आया और उसने सच्चे दिल से कहा, कुकिंग में अच्छी? लड़की ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, सच कहूं तो मेड सर्वेंट्स में कोई एक्सीलेंट कुक नहीं थे,
आप एक शेफ क्यों नहीं हायर कर लेते? अगर आपको एक फीमेल शेफ चाहिए तो हमारे पास एसोसिएशन में काफ़ी हैं। मेड सर्वेंट्स में कोई भी कुकिंग में अच्छा नहीं है। मेलिसा से बीच में बोले बिना नहीं रह गया, क्योंकि उसका शुरुआती प्लान फेल हो गया था। लड़की ने सिर हिलाया और हाँ में जवाब दिया। मेड सर्वेंट्स या तो निचले तबके के मजदूरों की बेटियां हैं या गांव की लड़कियां। उन्हें कलरी स्किल्स सीखने के मौके कम मिलते हैं। एसोसिएशन द्वारा दी गई सिंपल ट्रेनिंग के बाद भी हम ज्यादा से ज्यादा ये गारंटी दे सकते हैं कि उनका खाना लोगों को बीमार नहीं करेगा। मेलिसा शांत हो गई। आखिरकार उसे समझ आया कि प्लान से आगे निकल जाने वाली सिचुएशंस का क्या मतलब होता है। ये अफसोस की बात है। बेंसन ने सोचा, अपने शब्दों को फिर से जमाते हुए उसने कहा, शायद हम अपनी रिक्वायरमेंट को एक ऐसी मेड सर्वेंट में बदल सकते हैं जो कुकिंग सीखने की इच्छुक और काबिल हो। बुरा नहीं है। बेंसन का दिमाग तेज है। मुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट साइड में बैठा आराम से अपनी छड़ी और हैट पकड़े हुए। कोई प्रॉब्लम नहीं। कुकिंग ट्रेनिंग के दौरान हमने उन लड़कियों पर ध्यान दिया जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। लड़की ने एक प्रोफेशनल मुस्कान के साथ जवाब दिया। और कोई रिक्वायरमेंट्स? यस। बेंसन ने मेलिसा की घुड़ती हुजरों की जलन महसूस की। उसने अपना थूक निगला और अपनी जेब से कागज का टुकड़ा निकाला। फिर उसने एक एक करके आइटम्स पढ़े। लड़की चुपचाप सुनती रही और काफी देर बाद ही जवाब दिया। मैं पहले रिकॉर्ड्स चेक करूंगी और क्राइटेरिया ने वाली कुछ मेड सर्वेंट्स रेकमेंड करूंगी। आपको तुरंत डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 से 4 चुन सकते हैं। फिर मैं उन्हें एक एक करके आपके यहाँ कुकिंग के लिए लाऊंगी। आप तब डिसाइड कर सकते हैं कि किसे एम्प्लॉय करना है। ऑफ कोर्स आपको एसोसिएशन को कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी होगी और आपको अपने इंग्रेडिएंट्स भी खुद ही तैयार करने होंगे। ऑल राइट। बेंसन ने काजफुन किया और तहजीब से सिर हिलाया और लड़की खड़ी हुई और ऑफिस की तरफ चली गई। लेकिन वो 2 कदम चलने के बाद मुड़ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, क्या आप मुझे वो कागज दे सकते हैं? मुझे चिंता है कि मैं आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भूल जाऊंगी। नो प्रॉब्लम। बेंसन ने जवाब देते हुए अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद हल्की पीली ड्रेस वाली लड़की डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर लेकर बाहर आई और उन्हें बेंसन को दे दिया। इन्फॉर्मेशन में हर मेड सर्वेंट का असली नाम, जन्म तिथि, पारिवारिक स्थिति, चेहरे का विवरण, सेहत की स्थिति, पिछला अनुभव, संबंधित गुण, उम्मीद की सैलरी और अन्य जानकारी थी। जब बेंसन और मेलिसा इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, उस मौके का फायदा उठाकर एलिजाबेथ क्लाइन के पास आई और धीरे से पूछा, आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी स्पेसिफिक नहीं है। क्लाइन ने बेकार सा जवाब दिया। एलिजाबेथ को और भी दिलचस्पी होने लगी। आप कैसे चुनेंगे? क्लाइन मुस्कुराया और अपनी बाईं आस्तीन में छिपे पेंडुलम की तरफ इशारा किया। मैं हर कैंडिडेट के बारे में एक कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट लिखकर और उन्हें एक एक करके एलिमिनेट करके हमारी मेड सर्वेंट बनने के लिए सबसे अच्छे इंसान का डिविनेशन करूंगा। एलिजाबेथ हैरान रह गई। लगभग 20 सेकंड बाद खाली नजर से सिर हिलाते हुए, सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका। मैं तो भूल ही गई थी कि आप। उसने अपना सेंस पूरा नहीं किया क्योंकि मेलिसा, जिसकी सेंसेस तेज थीं, ने नोटिस कर लिया था कि वो खुसुर फुसुर कर रहे हैं और उसने देख लिया था। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त और अपने भाई को देखा। फिर उसने गहरी सोच का एक्सप्रेशन दिखाया। हे सिस, गलत मत समझो, हम बस नॉर्मली बात कर रहे हैं। क्लाइन ने खांसा और कुछ इन्फॉर्मेशन उठाकर आराम से पढ़ने लगा। बहुत जल्द उन्होंने 3 कैंडिडेट्स चुन लिए। ऊपर वीक 4 सोली 8 पेंस से 5 सोली 2 पेंस मांग रही थी। बेंसन ने मेड सर्वेंट्स के पेपर कोई मोल भाव नहीं किया, बल्कि उसने उस परसेंटेज पर चर्चा की जो उसे एसोसिएशन को देना था। कुछ दोस्ती भरे मोल भाव के बाद उसने मेड सर्वेंट की 2 हफ्ते की पैसे कीमत को 1 हफ्ते की पेपर नेगोशिएट कर लिया। लेकिन उसे मेड सर्वेंट्स को कुकिंग ट्राई करने के लिए लाने के लिए 1 सोली का ट्रांसपोर्टेशन फी देना पड़ा। उसके बाद एलिजाबेथ ने तीनों को अलविदा कहा और चली गई, जबकि भाई बहन एक पब्लिक कैरेज से डैफोडिल स्ट्रीट वापस आ गए। वापसी के रास्ते में क्लाइन मेलिसा की घूरती हुई नजरों से अनकंफर्टेबल हो रहा था। घर पहुंचने पर वो सीधे दूसरी मंजिल पर चला गया। क्लाइन, मेलिसा ने अच्छी तरह सोचने के बाद उसे एक गंभीर आवाज में पुकारा। उसने कहा, अगर तुम एलिजाबेथ से एंगेजमेंट करना चाहते हो तो तुम्हें और मेहनत करनी होगी। उसके पिता एक इंपोर्ट मर्चेंट हैं और उसकी माँ एक बैरोनेट की बेटी हैं। वेट, एंगेजमेंट? ये कब हुआ? क्लाइन ने उलझन में अपनी बहन को देखा। उसकी चिंता कितनी दूर तक की है? नहीं, हम नहीं। क्लाइन को जवाब देने का मौका ही नहीं मिला कि बेंसन ने मुस्कुराकर बीच में टोक दिया। भले ही एलिजाबेथ सच में थोड़ी छोटी है और उसकी फैमिली हमसे कहीं ज्यादा अच्छी है, मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए काफी सूटेबल हो, लेकिन शायद तुम्हें कुछ साल और इंतजार करना पड़ेगा। वो अभी भी एक पब्लिक स्कूल में पढ़ रही है और यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है। शादी के बारे में सोचना तो 6 से 7 साल बाद ही आएगा। ऑफ कोर्स तुम उससे पहले एंगेजमेंट कर सकते हो। क्या आप लोग इतना आगे का नहीं सोच सकते? क्लाइन ने एक गहरी सांस ली। मुझे एलिजाबेथ पसंद नहीं है, या खैर ज्यादा अच्छे से कहूँ तो मुझे ऐसी लड़की पसंद नहीं है जो मुझसे बहुत ज्यादा छोटी हो। मुझे ज्यादा मैच्योर लड़कियां पसंद हैं। सच कहूँ तो मैं एक आसान से एज में किसी को भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बस अभी नहीं। उसने परेशानी से अपने मन में जोड़ा। तुम्हें मैच्योर लड़कियां पसंद हैं? मेलिसा ने अपनी भौहें सिकोड़ी।
तो तुम्हें अपनी शादी का मस जल्दी से सुलझा लेना चाहिए। क्लाइन अपनी बहन की लॉजिक का लीप नहीं समझ पाया। उसने उलझन में पूछा, क्यों? मेलिसा ने गंभीरता से समझाया, जब तक तुम अपनी शादी के लिए पैसे बचाना खत्म करोगे, तुम लगभग 25 के हो जाओगे। जो लड़कियां तुमसे ज्यादा मैच्योर हैं, वो उस उम्र तक या तो शादी कर चुकी होंगी या एंगेज हो चुकी होंगी। क्या तुम किसी विधवा के पीछे पड़ना चाहते हो? वॉट? क्लाइन ने मैंडरिन में अपने मन में सोचा, जबकि उसका चेहरा एकदम ब्लैंक था। बेंसन मुस्कुराया और अपनी बहन को टोका, लिसा, तुम नहीं समझती। आज के ज़माने में मिडिल क्लास में 30 साल की उम्र में ऐसी औरतों को देखना कोई आम बात नहीं जो शादीशुदा ना हो। वो ज़्यादातर गॉडेस की फॉलोअर्स होती हैं और सभी में खुद को पालने की काबिलियत होती हैं। वो एक ऐसी शादी में फंसने के बजाय सिंगल रहना पसंद करेंगी जिससे वो खुश ना हो। हाँ, यही मैंने फैमिली मैगजीन में पढ़ा है। ऐसा है क्या? मेलिसा आखिरकार एक 16 साल की लड़की ही थी। उसे इस तरह के मामलों के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी। अपने भाई बहन को कन्वर्सेशन से जोश में आते देख क्लाइन ने खांसा और कर, मेरा मैच्योर से मतलब उनके मेंटल स्टेट से था। उन्हें मुझसे बड़ा होने की जरूरत नहीं है। और जिस इंसान को अपनी शादी की चिंता करनी चाहिए वो बेंसन है। आई एम सॉरी ब्रदर, मेरे पास कोई चारा नहीं था। उसने अपने दिल में माफी मांगी। मेलिसा एक पल के लिए जम गई, फिर भारी सिर हिलाते हुए बोली, ये सही है। बेंसन बस मिडिल क्लास की शादी की समस्याओं पर और विस्तार से बताने ही वाला था कि वो अचानक कांप गया। उसने अपनी बहन को देखा जो उसे घूर रही थी और बोला, मैं अब अपनी जिंदगी के एक अहम मोड़ पर हूँ। मुझे अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाना होगा। मैं अपनी पसंद की लड़की के पीछे जाने का कॉन्फिडेंस तभी रखूंगा जब मुझे एक ऐसी जॉब मिल जाएगी जिससे मैं खुश हूं और मेरे पास अच्छी खासी सेविंग्स होंगी। सिर्फ तभी मैं उसे एक अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। क्लाइन और मेलिसा जम गए। फिर एक साथ पूछा, तुम्हें कोई लड़की पसंद है? बेंसन, जिसने बस एक बेकार सा जवाब दिया था, चौंक गए। उसने जल्दी में सिर हिलाया, नहीं, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा था। बैकलैंड के हिल्स्टन बरो के एक अंधेरे उदास घर में स्लेटी बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी एक बिना जले फायरप्लेस के सामने एक रॉकिंग चेयर पर चुपचाप बैठा था। हाथ में एक गहरे रंग का पाइप था। उसने सोफे पर बैठे मेहमान को देखा। वो इस इमारत का मालिक था, आइजनगार्ड स्टैंटन, एक काफी मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव। लेकिन उसने कोई ऑफिस नहीं बनाया था, बस अपने असिस्टेंट्स को मदद के लिए रखा था। आइजगार एक सफेद शर्ट और काले वेस्ट में था, ने पाइप को अपने होंठों से लगाया और एक नशीली तरह से अंदर खींचने के बाद धीरे से बाहर छोड़ा। एक 30 मिनट की कंसल्टेशन की फी £1 है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। उसके सामने सोफे पर बैठी 2 लड़कियां और स्वॉल और शियो डेरेचा थीं। उन्होंने वाइस एडमिरल हरिकेन किलांगे से जुड़ी मटेरियल ढूंढ ली थी और वो इस डिटेक्टिव से अपने टारगेट की आदतों और एक्शंस को कंसोलिडेट करवाना चाहती थीं। ऑफ कोर्स उन्होंने किलांगेस का नाम हटा दिया था और सुपरनेचुरल इंसिडेंट से जुड़े डिस्क्रिप्शन को बदल दिया था। शियो डेरेचा ने डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर आइजनगार्ड के असिस्टेंट को दिया, जो सुनहरे फ्रेम के चश्मे पहने एक भूरे बालों वाला नौजवान था। मिस्टर डिटेक्टिव, मैं उम्मीद करती हूं कि आप हमारे दिए गए मटेरियल का यूज करके टारगेट के एक्शंस में आदतों को ढूंढ सकते हैं। भले ही वो लंबी नहीं थी, शियो डेरेचा में एक अथॉरिटी की हवा थी जब वो सीधी बैठी और गहरी आवाज में बोली। आइसगार्ड ने उसे घूरा और अपने असिस्टेंट से डॉकेट लिया। उसने फोल्डर खोला और अंदर से मटेरियल निकाला। उसने अपना पाइप नीचे रखा और एक भी पेज मिस किए बिना एक एक करके पढ़ने पर ध्यान लगाया। 10 मिनट बाद इस जेंटलमैन ने धीरे धीरे हैंडल पर टैप किया। टारगेट को हवा से एक अजीब सा लगाव है। वो बैकलैंड, कैपिटल ऑफ डस्ट के पॉल्यूटेड एरिया में ज्यादा देर नहीं रुकेगा। दूसरे शब्दों में, वो एम्प्रेस्ड बरो, हिल्स्टन बरो, शेरवुड बरो या नॉर्थ बरो के सबब्स में रह रहा हो सकता है। टारगेट एक साइकोटिक सीरियल किलर है जिसे हर दूसरे दिन किसी को मारने की जरूरत पड़ती है। सबसे लॉजिकल चीज जो वो कर सकता है वो है बेघर लोगों को टारगेट करना जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस के पास भी बैकलैंड में बेघर लोगों की सही संख्या का कोई रिकॉर्ड नहीं है। टारगेट नॉर्थ बरो या बैकलैंड ब्रिज के ज्यादा पास या ज्यादा दूर के एरिया में नहीं रह रहा होगा, जहां बेघर लोगों की सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। अपने ज्यादा पास के शिकार ढूंढना किसी नौसिखिए का काम होगा। ये तुम्हारे डिस्क्रिप्शन से मेल नहीं खाता। अगर टारगेट को किसी को मारने के लिए बहुत ज्यादा टाइम खर्च करना पड़ा तो वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल खो सकता है और ऐसे जुर्म कर सकता है जो आसानी से उसे एक्सपोज कर देंगे। टारगेट एक एक्सपीरियंस सेलर है और उसकी पानी में मोबिलिटी एक्सेप्शनल है। एक आसान सा अनुमान ये होगा कि वो पानी से ज्यादा दूर कहीं नहीं रह रहा होगा तो कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो वो उसके बचने का सबसे अच्छा साधन होगा। इन समरी, हम टारगेट की एक्टिविटी के पॉसिबल रेडियस का अनुमान लगा सकते हैं। वो बैकलैंड ब्रिज एरिया के पास कहीं रह रहा होना चाहिए, शायद टसक रिवर के दोनों किनारों के पास कहीं वेस्ट बरो या शेरवुड बरो। मैं तुम्हारे दिए गए मटेरियल से सिर्फ इतना ही अनुमान लगा सकता हूँ। भले ही उन्हें सब कुछ समझ नहीं आया, उसके अनुमान आसान लग रहे थे। शियोफोर्स ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। उन्होंने अपना मटेरियल वापस लिया और उठकर चले गए। अपने असिस्टेंट को 2 लड़कियों को विदा करते देख
आइजनगार्ड ने अपनी वेस्ट की जेब से एक ब्रॉन्ज आइटम निकाला। ये एक खुली हुई पेपरबैक किताब थी। किताब के बीच में एक सीधी आंख थी। आइजनगार्ड ने अपनी कुर्सी हिलाई, आइटम को मलते हुए धीरे से खुद से बड़बड़ाया, किलांगेस बैकलैंड में घुस आया है, प्रिट्ज हार्बर के एक बेसमेंट में। द हैंग्ड मैन अल्जर एक कुर्सी पर बैठा था, एक तड़पते हुए आदमी को ठंडी नजर से देख रहा था। ये आदमी एक सेलर के कपड़ों में था। उसका सिर हल्के नीले पानी की एक फिल्म से ढका हुआ था और उसका चेहरा सांस रोकने से पर्पल हो गया था। वो अपने चेहरे पर लगी फिल्म को दोनों हाथों से खरोंच रहा था, लेकिन वो बस लिक्विड की बूंदें ही झटक पा रहा था। आखिरकार वो और सांस नहीं रोक पाया और हार मानने का इशारा किया। अल्जर मुस्कुराया, फिर बेपरवाही से तालियां बजाईं। पानी की पतली फिल्म फैल गई, बूंदों में बदकर जमीन पर गिर गई। सेलर ने एक गहरी सांस ली और जोर से खांसा। उसने इतनी जोर से खांसा कि उसके दिल और फेफड़ों में खिंचाव आ गया। आदमी के ठीक होने का इंतजार करने के बाद अल्जर पीछे झुका। उसने द फूल की शांत और स्थिर आवाज की नकल की। मुझे बताओ कि किलांगेस बैकलैंड किया। वो वहां एक कमीशन पूरा करने गया है, लेकिन मुझे डिटेल्स नहीं पता। पायरेट ने पूरी तरह से विरोध करने की इच्छा खो दी थी। उसने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं बस इतना जानता हूं कि उसे शायद कुछ ऐसा मिलेगा जो वो चाहता है। किलांगेस ने एक बार हमारे सामने शेखी बघारी थी। उसने कहा था कि अगर ये मिशन सफल रहा तो उसे कुछ ऐसा मिलेगा जिसे पाने का वो बहुत टाइम से सपना देख रहा है। द 4 पायरेट किंग्स फिर 5 पायरेट किंग्स बन जाएंगे। एक ऐसी चीज जिसे पाने का वो सपना देख रहा है। अल्जर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और गहरी सोच में डूब गया। क्लाइन ने मंडे सुबह आराम नहीं किया। उसने अपने प्लान के मुताबिक टिंगेन में लाल चिमनी वाली इमारतों की इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। बदकिस्मती से वो अपने टारगेट से नहीं मिला। वो दोपहर के पास घर लौटा। उसने कल रात के डिनर से बचे हुए खाने को गर्म किया और उसे ब्रेड के साथ खाया। फिर 1 घंटे की नींद ली। दोपहर में लगभग 3 बजने में 20 मिनट कम पर क्लाइन ने अपनी किताब नीचे रखी और अपने कमरे को एक स्पिरिचुअल वॉल से सील कर दिया। एक बार फिर ग्रेफॉक के ऊपर की रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश किया। वो पुराने ब्रॉन्ज टेबल पर सबसे ऊंची सीट पर बैठा, अपना हाथ सन को रिप्रेजेंट करने वाले लाल तारे की तरफ बढ़ाते हुए, अपने दिल की धड़कन की फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करते हुए। सिटी ऑफ सिल्वर में डेरिकबर्ग प्रैक्टिस ग्राउंड्स पर पसीने में तर था। उसकी नज़र अचानक धुंधली हो गई जब एक भारी धुंध उसकी नज़र में आई। उसने द फूल को ऊपर बैठा देखा। धुंध के अंदर गहराई में वो जम गया। फिर जो कुछ भी कर रहा था उसे रोका और सिर झुकाया। जब इल्यूजन गायब हो गया तो उसने चुपचाप अपनी दिल की धड़कनें गिनी और अपनी चांदी की तलवार लेकर जल्दी से एक आराम करने की जगह पर चला गया। 1000 दिल की धड़कनों के बाद उसने खुद को एक बाथरूम में बंद कर लिया। लगभग 10 सांसों के बाद उसने लाल रोशनी को अपने ऊपर बढ़ते हुए देखा और उसे एक पल में निगल लिया। ग्रे फॉग के ऊपर क्लाइन अपनी कुर्सी पर पीछे झुका और अपनी स्पिरिट विजन चुपके से एक्टिवेट करने के लिए अपने बाएं दांत पर 2 बार टैप किया। उसने देखा कि दसन के ईथर बॉडी के अंदर का चित्तिक भरा रंग साफ हो गया था, सुबह की रोशनी जैसा। उसने मुस्कुरा कर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर बार्ड। इसी के साथ उसने दसन की कुर्सी के पीछे के तारों को तेजी से बदलते हुए देखा, सन के सिंबल में बदलते हुए। ये मेरी मर्जी के बिना बदल गया, जैसे ये सन का रिफ्लेक्शन हो। और महल, टेबल और कुर्सियों के अलावा जो चीजें मैं कंजर करता हूँ वो इस दुनिया से जाने के बाद बच नहीं सकती। वो बहुत स्पेशल हैं। इस ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया में सच में बहुत से राज हैं। क्लाइन ने अपने सामने की सब चीजें देखते हुए सोचा। डेरिक ने सिर झुकाया और विनम्रता से जवाब दिया, ये सब आपकी मदद से हुआ है। ये तो बस शुरुआत है। वो हैरान नहीं था कि द फूल को पता था कि उसने पोशन पी लिया है। क्लाइन ने अपनी चांदी की पॉकेट वॉच निकाली और टाइम देखा। उसने हंसकर कहा, तो चलो गैदरिंग शुरू करते हैं। याद रखना, फ्रीक्वेंसी या कहना चाहिए गैदरिंग्स के बीच का गैप आगे भी लगभग सेम होना चाहिए। बोलते बोलते उसने जस्टिस और द हैंडमैन को रिप्रेजेंट करने वाले लाल तारों से एक कनेक्शन बनाया, उन्हें उस शानदार महल में खींच लिया। ऑड्रे ने अपने सामने का सीन देखा और तुरंत ग्रीट किया, और गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल। मेरे पास एम्परर रोजेल की डायरी का एक पेज है। गुड आफ्टरनून मिस्टर सन। क्या आपको टेलीपैथिस्ट का फॉर्मूला मिल गया? मिस जस्टिस का हमेशा इतना खुशमिजाज मूड मेंटेन करना कितना अच्छा है। काश में भी ऐसा हो सकता। उसकी जिंदादिल ग्रीटिंग सुनकर क्लाइन ने बेचारगी से एक ठंडी सांस भरी। फिर उसे वो वक्त याद आया जब उसने इतनी आसानी से 1000 पाउंड निकाल दिए थे, और उसे एहसास हुआ कि अगर वो मिस जस्टिस जैसा खुशमिजाज इमोशन मेंटेन करना चाहता है तो ये बहुत मुश्किल होगा। दसन डेरिकबर्ग एक ऐसा नौजवान था जो अपनी इज्जत की बहुत परवाह करता था। उसने तुरंत जवाब दिया, मैंने टेलीपैथिस्ट का फॉर्मूला हासिल कर लिया है। पिछले हफ्ते वो अपने माता पिता द्वारा छोड़ी गई विरासत को सुलझा रहा था। प्रॉपर्टी, फर्नीचर और कुछ सेंटिमेंटल चीजों के अलावा बाकी सभी कीमती चीजें सिटी ऑफ सिल्वर के ब्लैक मार्केट में टेलीपैथिस्ट फॉर्मूला और बार्ड पोशन के इंग्रेडिएंट्स के बदले बेच दी गई थी। अब उसका खाना राशन पर मिलता था, लेकिन उसे विश्वास था कि ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। जब वो कॉम्बैट एग्जामिनेशन पास कर लेगा तो वो शहर के बाहरी इलाकों में थिंग्स ऑफ डार्क को साफ करने वाली टीम में शामिल हो जाएगा और उसे एक अच्छी खासी रकम मिलेगी। जब मैं और मजबूत हो जाऊंगा तो मैं एलीट स्क्वाड का मेंबर बनने के लिए अप्लाई करूंगा, अंधेरे की गहराइयों में जाकर श्राप को हटाने का तरीका ढूंढने के लिए।
डेरिक ने उम्मीद से सोचा। जब उसने धुंध में लिपटे हुई द फूल की तरफ देखा, उसने नोटिस किया कि पिछली बार जब मिस जस्टिस ने मिस्टर फूल से एक रिक्वेस्ट की थी तो वो हवा में से अनजान रोजेल डायरी का एक पेज पैदा कर पाई थी। भले ही डेरिक को पूरी तरह से समझ नहीं आया था कि क्या हुआ, उसे लगा कि बेहतर होगा अगर वो मिस्टर फूल को देखता रहे। पहले अपने दिमाग में फॉर्मूला को याद करो, फिर अपने पास रखा पेन पकड़ो और उसमें अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की मजबूत इच्छा डालो। क्लाइन आराम से अपनी ऊंची कुर्सी पर पीछे झुका, क्योंकि दसन सिटी ऑफ सिल्वर से था, जो शायद फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड था। उसके सामने जो पेन प्रकट हुआ वो एक फाउंटेन पेन नहीं बल्कि एक क्विल था। कोर्स अभी भी कोई इंक नहीं थी। डेरिक ने द फूल की कही बात पर शक करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने तुरंत उस क्विल को पकड़ लिया जो अचानक उसके हाथ के पास आ गया था। उसने द फूल के निर्देशों का पालन किया और जैसा उसने सोचा था, उसने कुछ ही सेकंड्स में अपने सामने के भूरे गोटस्किन पार्चमेंट पर टेलीपैथिस्ट पोशन का फॉर्मूला प्रकट होते हुए देखा। उसे 2 बार देखने के बाद डेरिक ने चुपचाप वादा किया हुआ आइटम मिस जस्टिस की तरफ बढ़ा दिया। ऑड्रे बहुत खुश और उत्सुक थी, लेकिन उसने बड़े सलीके से पार्चमेंट लिया। उसने पेज पर एक नज़र डाली और क्लाइन द्वारा ट्रांसलेट किए गए शब्द नजर आए। मेन इंग्रेडिएंट्स: फैंटम नेदरड्रेक का पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड, 10 ml हाफ स्पेक्टर रैबिट के रीढ़ की हड्डी का फ्लूइड। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स: मेन इंग्रेडिएंट्स जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। मुझे ज्यादा नहीं पता। ऑड्रे, जो फोर्स और शियो से अलग अलग तरह के बियॉन्ड इंग्रेडिएंट्स के टाइप्स और नाम सीखने की कोशिश कर रही थी, सोच में डूबी हुई चिंतित लग रही थी। ऐसे पलों में वो पूरी तरह से भूल जाती थी कि एक स्पेक्टर को कैसे बिहेव करना चाहिए। अचानक ऑड्रे ने एक हल्की थपथपाने की आवाज सुनी। उसने जल्दी से लंबी ब्रॉन्ज टेबल सबसे ऊंची सीट की तरफ अनजाने में देखा। वो ये देखकर हैरान रह गई कि मिस्टर फुल अपनी दाईं उंगली से टेबल के किनारे पर थपथपा रहे थे, जबकि वो उसे सिर हिलाकर इशारा कर रहे थे। क्या हो रहा है? ऑड्रे उलझन में थी, जबकि उसकी आंखें खाली नर से देख रही थीं। जैसे ही वो पूछने वाली थी, उसकी आंखों के कोने ने अचानक टेलीपैथिस्ट फॉर्मूला पर कुछ बदलाव देखे। कुछ इंग्रेडिएंट्स के पास रिमार्क्स थे। मेन इंग्रेडिएंट्स: फैटम नेदरड्रेक का पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे रेनबो सैलामेंडर भी कहते हैं, 10 ml हाफ स्पेक्टर रैबिट, जिसे फार्समैन रैबिट भी कहते हैं, के रीढ़ की हड्डी का फ्लूइड। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स: ये सब तो मैं जानती हूँ। ऑड्रे पहले तो चौंकी, फिर उसके दिल की गहराइयों से एक जोर की खुशी की लहर उठी। थैंक यू मिस्टर फिल, आप सच में बहुत नॉलेजेबल हैं। उसने सबसे ऊंची सीट की तरफ देखते हुए शुक्रिया अदा किया और सच्चे दिल से उसकी तारीफ की। द हैंग्ड मैन अल्जर को नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन उसे जस्टिस की कही बात पर सख्त नफरत महसूस हुई। तुम एक देवता जैसे फिगर को नॉलेजेबल शब्द से कैसे डिस्क्राइब कर सकती हो? उसका अस्तित्व ही एक हद तक ज्ञान के बराबर है। क्लाइन ने मिस जस्टिस की तारीफों को बिना किसी हिचकिचाहट के एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं था जो वो सिर्फ इसलिए कर सकता था क्योंकि उसे साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के टेलीपैथिस्ट फॉर्मूला का पता चल गया था जब उसने दसन को टैरो क्लब में खींच लिया था। वो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए दसन की सिटी ऑफ सिल्वर से होने की खास स्थिति को ध्यान में रखकर सावधानियां बरत रहा था। वो लगातार पुराने शब्दों का अध्ययन कर रहा था, इसलिए भले ही डेक्स्टर गुडेरियन ने समय पर फॉर्मूला हासिल नहीं किया होता, वो आसानी से नोटेशंस बना सकता था। पहले के डिविनेशन और तुलना के जरिए उसने ये पक्का कर लिया था कि दोनों टेलीपैथिस्ट फॉर्मूला सही थे। इसलिए हम कहते हैं, तैयारी मुसीबत को टालती है, क्लाइन ने गर्व से सोचा। ऑड्रे ने टेलीपैथिस्ट फॉर्मूला को कुछ बार देखा और फिर न चाहते हुए भी अपनी नजर हटाई। फिर उसने खुद रोजेल की डायरी को एक पेज पर एक्सप्रेस किया। आप इसके हकदार हैं। उसने अपना पेन नीचे रखा और धुंध में लिपटे फूल की तरफ देखा। इसके अलावा मैं आपके ब्लेस्ड को और 300 दूंगी। क्या 300 पाउंड्स ठीक हैं? उसकी आवाज में थोड़ा दोष था, क्योंकि रोजेल की डायरी के 3 पेजेस उसे सिर्फ 20 पाउंड्स के पड़े थे, जबकि सीक्वेंस 8 पर शेरिफ फॉर्मूला के लिए 450 पाउंड्स चाहिए थे। दूसरे शब्दों में, सिंपल मैथ के हिसाब से उसे डायरी के 3 पेजेस के ऊपर 430 पाउंड्स और देने थे। लेकिन ऑड्रे को लगा कि ये उसकी किस्मत थी कि बेचने वाले को रोजेल की डायरी की कीमत नहीं पता थी, इससे वो उसे कम दाम में खरीद पाई। एम्परर रोजेल की डायरी हर पेज के लिए कम से कम 50 पाउंड्स की है। ऑड्रे ने मुट्ठी बांधी और खुद को हिम्मत दी। 300 पाउंड्स, आज तक मैंने इतने पैसे सिर्फ सर डेवीविल के यहाँ देखे हैं। क्लाइन ने ठंडी सांस भरी और पैसे में दिलचस्पी ना होने का नाटक करते हुए सिर हिलाया और कहा, एक आसान सौदा। ये मेरे ब्लेस्ड की इन्फॉर्मेशन है। उसने बैकलैंड बैंक और एनोनिमस अकाउंट जैसे शब्दों द फूल के मुंह से बोलने से बचाया, क्योंकि वो उसकी इमेज को खराब करते थे। उसने उन्हें उसके सामने पार्चमेंट पर प्रकट कर दिया। क्लाइन ने पिछले वेडनेसडे को लाल चिमनी वाले घरों की इन्वेस्टिगेशन करते हुए बैकलैंड बैंक की टिंगन ब्रांच जाने के लिए टाइम निकाला था। उसने भेष बदला था और एक एनोनिमस बैंक अकाउंट खोला था। अकाउंट में बस अपना अकाउंट नंबर और उससे जुड़ा पासवर्ड याद रखना जरूरी था, ताकि किसी भी बैकलैंड बैंक ब्रांच से कैश निकाला जा सके। अगर किसी को ये काफी सिक्योर नहीं लगता,
तो वो एक सिग्नेचर और अंगूठे के निशान की वेरिफिकेशन ऐड करने की रिक्वेस्ट भी कर सकता था, लेकिन वो ज्यादा झंझट वाला होता। अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए क्लाइंट ने उसे एक पासवर्ड के साथ छोड़ा। पासवर्ड पुराने हर्मिस में लिखा था, द फूल जो इस युग का नहीं है, ग्रे फॉग के ऊपर का रहस्यमयी शासक, येलो और ब्लैक का राजा जो अच्छी किस्मत का मालिक है। क्योंकि पुराना हर्मिस खुद रिचुअल्स और प्रार्थनाओं के लिए यूज किया जा सकता है। कोई भी जो पासवर्ड कॉपी करने की हिम्मत करेगा वो मेरा नाम दोहरा रहा होगा, फिर मुझे तुरंत एक सिग्नल मिलेगा और मैं आसानी से पता लगा सकता हूं कि कौन है जो ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया से मेरा धन चुराने की कोशिश कर रहा है। क्लाइंट अपने बनाए गए इस आइडिया से बहुत खुश था। एकमात्र डाउनफॉल ये था कि इससे द व्यक्तित्व थोड़ा सा एक्सपोज होगा, लेकिन रिस्क एक्सेप्टेबल रेंज में था। ऑड्रे ने डायरी का पेज मिस्टर फूल की तरफ धकेल दिया, जबकि उसने द फूल के ब्लेस्ड की इन्फॉर्मेशन वाला पार्चमेंट लिया। उस पर बैकलैंड बैंक, एनोनिमस बैंक अकाउंट बनाने वाले बहुत से नंबर्स रिकॉर्ड थे। पता नहीं मिस्टर फूल का ब्लेस्ड लड़का है या लड़की, और वो कौन से सीक्वेंस में है। वो बहुत पावरफुल होगा, कम से कम वाइस एडमिरल हरिकेन किलांगे से कमजोर तो नहीं। ऑड्रे अपने विचारों को भटकने से नहीं रोक पाई, लेकिन उसने जल्दी से ध्यान केंद्रित किया और एनोनिमस अकाउंट याद किया। इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। तभी उसने द फूल की धीमी लेकिन नरम आवाज सुनी, जब तुम घर पहुंचो मेरा नाम दोहराना और तुम इन्फॉर्मेशन को सीधे लिख पाओगी। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे मैंने डिविनेशन के जरिए लाल चिमनी का सीन ड्रॉ किया था। एक अकाउंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम उसे गलत याद नहीं कर सकती। क्लाइंट ने अपने दिमाग में जोड़ा, ये भी काम करता है। मिस्टर फूल की बातों से वो बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं। अगर वो ये भी कर सकते हैं तो वो अपने देवता जैसे स्टेटस के लायक हैं। ऑड्रे पहले तो चौंकी, फिर उसे एहसास हुआ कि सब कुछ आसान सा लग रहा था। लेकिन मुझे पहले फार्मूला क्यों याद करना पड़ा? ऑड्रे अचानक फिर से कंफ्यूज हो गई। उस पल क्लाइंट ने रोजेल की डायरी के पेज पर दबाव डाला, लेकिन वो उसे पढ़ने की जल्दी में नहीं था। उसने साइड में दसन को देखा और क्या मुआती से पूछा, ये तुम? डेरिक ने गंभीरता से सोचा और कहा, फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी मुझे सख्त जरूरत हो। मुझे जल्द ही बार्ड पोषण डाइजेस्ट कर लेना चाहिए। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मैं अपना मुआवजा नहीं मांगता। हाँ, शायद कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस 8 फार्मूला या जरूरी इंग्रेडिएंट्स की तैयारी के लिए। सीक्वेंस 8 लाइट सप्लायंट है जो मेरे पास, लेकिन इंग्रेडिएंट्स भले ही मेरे पास होते, मुझे कोई अंदाजा नहीं होता कि मैं उन्हें तुम्हें कैसे दूं। वेट, उसने डाइजेस्ट शब्द यूज किया। सच में सिटी ऑफ सिल्वर को एक्टिंग मेथड के बारे में पता है। वहाँ सबसे ऊंचा सीक्वेंस सिर्फ सीक्वेंस 4 है, तो क्या वो इंग्रेडिएंट से सीमित हैं? क्लाइंट ने गहरी सोच में सिर हिलाया, सौदे पर सहमत होते हुए। ऑड्रे ने भी तेजी से शब्द नोटिस किया। उसने अपने शब्दों को तोला और पूछा, मिस्टर सन, क्या आप एक्टिंग मेथड के बारे में जानते हैं? डेरिक ने उलझन में मिस जस्टिस को देखा और सीधा जवाब दिया, इसमें अजीब नहीं है। सिटी ऑफ सिल्वर में जनरल एजुकेशन की क्लासेज में एक्टिंग मेथड सिखाया जाता है। एक्टिंग मेथड जनरल एजुकेशन की क्लासेज में सिखाया जाता है। ऑड्रे ने द हैंग्ड मैन पर एक नज़र डाली और एहसास किया कि वो उसे ही देख रहा था। वो दोनों अचानक शांत हो गए। द सन का ओरिजिन सच में रहस्यमयी है। पता नहीं मिस्टर फिल ने उसे टैरो क्लब में कहाँ से खींच लिया। उतना मैं सोचती हूँ, उतना ही मैं उनका सम्मान करती हूँ। ऑड्रे शांत हुई और द फूल को देखा, जो किसी भी तरह से आश्चर्यचकित नहीं दिख रहे थे। फिर अल्जर ने जांचने की कोशिश की, मिस्टर सन, क्या आप एक्टिंग मेथड के संबंध में ध्यान देने वाली किसी खास बात के बारे में बात करते हैं? यस, डेरिक ने बिना हिचकिचाए सिर हिलाया। हमारी जनरल एजुकेशन की क्लासेस में साफ साफ लिखा है कि एक्टिंग मेथड के लिए एक और सिर्फ एक ही खास बात है। याद रखो कि तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। जैसा सोचा था, हम बाधाओं को पार करने और पोषण में बचे हुए आत्माओं को पूरी तरह से तोड़ने के लिए एक चालाकी भरा तरीका यूज कर रहे हैं, उसके आगे झुके बिना। दसन, तुम कितने भोले लड़के हो। तुमने अभी अभी अनजाने में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। क्लाइंट मुस्कुराया और अपनी नजर अपने सामने रखे डायरी के पेज पर डाली। पीले भूरे गोटस्किन पर बेकार से चाइनीज सेंटेंसेस लिखे हुए थे। 2 अगस्त, ये मेरी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। हिस्ट्री सच में एक ऐसी चीज है जिसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैंने आज एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर की एबिलिटीज आवनी थी। वो सच में डरावनी थी। उनके अंदर एक खास पहलू में एक क्वालिटेटिव चेंज हुआ है, जैसे वो एक देवता में बदल गए हों। कोई हैरानी नहीं कि हम उन्हें डेमिगॉड्स कहते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि उन्हें लेजेंडरी बीइंग्स कहना ज्यादा फिट है। 6 अगस्त, कुछ अजीब हो रहा है। 7 मेजर चर्चेज पोशंस के प्रति इतना अजीब रवैया क्यों अपनाते हैं? लो से मिडल सीक्वेंसेज में वो ना सिर्फ एडवांस करने वालों को मेन इंग्रेडिएंट्स देते हैं, बल्कि वो इतने दानवीर भी हैं कि फॉर्मूलाज शेयर करते हैं और पोषण बनाने के लिए जरूरी प्रोसेस दिखाते हैं। वो ये भी डिटेल में समझाते हैं कि दवा बनाने के लिए कोई रिचुअल जरूरी है या नहीं। फिर भी वो हायर सीक्वेंसेज में एडवांस होने वालों को सिर्फ तैयार पोशंस ही देते हैं। ये लॉजिकल नहीं है। क्या उन्हें लोअर सीक्वेंस पोशंस के फॉर्मूला को सीक्रेट नहीं रखना चाहिए और कैंडिडेट को पूरा पोषण देना चाहिए, क्योंकि जरूरी इंग्रेडिएंट्स जमा करना और पोषण बनाना आसान है
और हायर सीक्वेंस पोशंस के लिए। क्या उन्हें मेन इंग्रेडिएंट्स हासिल करने की मुश्किल के कारण फॉर्मूला शेयर करके उम्मीदवार मेंबर्स को इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए नहीं कहना चाहिए? इसके पीछे ज़रूर कोई छिपा हुआ राज है। 9 अगस्त, पिछले 2 दिनों की घटनाओं ने मुझे परेशान कर दिया है। मैंने अपने हाथों से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू किया और खुद स्टीम और मशीनरी के युग की शुरुआत की, लेकिन क्या ये इस दुनिया में एक ईविल गॉड के उतरने के लिए सिर्फ एक ज़मीन बनकर रह जाएगा? इसका क्या मतलब है? ईविल गॉड के इस दुनिया में उतरने के लिए ज़रूरी शर्तें। क्लाइन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी उंगली पुरानी टेबल के किनारे पर थपथ पाने लगी। क्या मिस्टर फूल को कोई मुश्किल समस्या आ गई है? कोई भी चीज़ जो उन्हें परेशान कर सकती है वो ज़रूर किसी और ही लेवल की होगी। ऑड्रे ने घने धुंध से छिपे लीडर को देखा और उसकी बॉडी लैंग्वेज से की स्थिति का अनुमान लगाया। क्लाइन सच में ऊपर के लोगों से जुड़ी समस्या पर सोच रहा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने कुछ इशारा पाने के लिए डिविनेशन का यूज़ करने की संभावना पर विचार किया। हाँ, ऐसे सिंपल सेंटेंसेस से कुछ काम का अनुमान लगाना इम्पॉसिबल होगा। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। क्या होगा अगर मैं इस स्टेटमेंट के साथ अनुमान लगाऊं? ईविल गॉड के इस दुनिया में उतरने के लिए ज़रूरी शर्तें। ये बहुत रिस्की लग रहा है। ईविल गॉड शायद इटर्नल ब्लेजिंग सन जितना भयानक ना हो, लेकिन उसकी एबिलिटीज शायद कहीं ज़्यादा रहस्यमयी हो। वो शायद अनुमानों को ट्रेस करके मुझ तक पहुंच सकता है। इस बात का अनुमान लगाने का भी कोई तरीका नहीं है कि अगर मैं उस स्टेटमेंट का अनुमान लगाऊं तो मुझे कितना बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। आखिरकार सिर्फ ये अनुमान लगाना कि क्या कोई चीज़ खतरा पैदा करती है, वो खुद ही खतरनाक हो जाता है जब उसमें देवता शामिल हों। मैं इस सवाल को दिमाग में रखूंगा और ऑब्जर्वेशन पर और ज़्यादा मेहनत करूंगा। पोशंस के बारे में चर्चेज का अरेंजमेंट सच में रहस्यमयी है। पता नहीं वो किस तरह के राज छिपा रहे हैं। शायद मुझे उसके बारे में कुछ हिंट्स मिलेंगे जब स्पिरिट मीडियम नहीं, स्पिरिट गाइड डेली आर्कबिशप या हाई रैंकिंग डीकन बन जाएगी और चर्च के कोर में प्रवेश करेगी। रोजेल का डिस्क्रिप्शन मुझे हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स की पावर के लिए उत्सुक जरूर बनाता है। बहुत से विचार उसके दिमाग से गुजरे। फिर क्लाइन ने पुरानी टेबल के किनारे पर थपथ पाना बंद कर दिया और जस्टिस, द हैंग्ड मैन और द सन को देखा। आप अब आज़ादी से अपनी चर्चा शुरू कर सकते हैं। अल्जर ने तुरंत कहा, मिस्टर फिल, जस्टिस, मुझे एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है। वाइस एडमिरल हरिकेन किलांगे से एक मुश्किल मिशन पूरा करने के लिए बैकलैंड में घुसपैठ कर चुका है। वो शायद लंबे समय तक रुकेगा और एक भयानक त्रासदी पैदा करेगा। और मैं जानता हूं कि इस घटना में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम शामिल है, एक ऐसी चीज जो किलांगेस को जल्दी से एक हाई सीक्वेंस बियॉन्ड बनने में मदद करेगी। जल्दी से एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर बनना, क्या उसे खुद पर कंट्रोल खोने का डर नहीं है? ऑड्रे ने एक स्पेक्टिव पॉस्चर अपनाते हुए पूछा। किलांगेस सिर्फ एक सीक्वेंस 6 विंड ब्लेस्ड था, इसलिए उसके और सीक्वेंस 4 के अभी बीच एक सीक्वेंस था। अल्जर ने इस सवाल की उम्मीद की थी। उसने ईमानदारी से जवाब दिया, इसलिए वो वस्तु उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स, ये बस मेरे अनुमान है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो इस तरह है। किलांगेस का मानना है कि जब वो कमीशन पूरा कर लेगा और वस्तु हासिल कर लेगा तो वो नास्ट किंग ऑफ द 5 सीज के बराबर हो जाएगा। द 4 पायरेट किंग्स फिर द 5 पायरेट किंग्स बन जाएंगे और 7 पायरेट एडमिरल्स 6 रह जाएंगे। आम आदमी को शायद इसके बारे में पता ना हो, लेकिन बियॉन्डर्स होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि पायरेट किंग्स या तो हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स हैं या बियॉन्डर जहाज़ों और रहस्यमयी वस्तु का यूज करके हाई सीक्वेंस बियॉन्डर की लड़ाई की शक्ति तक पहुंच सकते हैं। किलांगेस को उनके बराबर माने जाने के लिए उसे उसके करीब के स्टैंडर्ड्स तक पहुंचना होगा। ये मेरा अनुमान है। मैं बस इतना जानता हूं कि किंग ऑफ द 5 सीज नास्ट एक सीक्वेंस 4 बियॉन्डर है, लेकिन मैं उसके पोषण के नाम के बारे में श्योर नहीं हूं। क्लाइन चुपचाप सुनता रहा, अपनी कोई राय नहीं दी। दसन डेरिक बर्ग को द हैंग्ड मैन की कही कोई भी बात समझ नहीं आई। उसे नहीं पता था कि कौन क्या है, लेकिन वो फिर भी ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा कि उसकी दुनिया में एक नया दरवाज़ा खुल गया है। पायरेट्स जिस जगह वो रहते हैं वहाँ समुद्र जिनका जिक्र किताबों में है, तो जिन लोगों का एनवायरनमेंट है वो सिटी ऑफ सिल्वर से बहुत अलग है। उन्हें श्राप या थिंग्स ऑफ द डार्क के हमलों की ज़्यादा चिंता नहीं लगती। ये मुझे सच में बहुत क्यूरियस बनाता है। लेकिन मिस्टर फूल ने एक बार मुझे दूसरों के राज के बारे में ना पूछने का निर्देश दिया था। ये एक बहुत रूड हरकत है। डेरिक ने अपने दिल में सोचा, एक बार फिर द हैंगमैन और जस्टिस को ऑब्जर्व करते हुए। आपका अनुमान बहुत आसान है। ऑफ कोर्स, वो एक रहस्यमयी वस्तु भी हो सकती है जो एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर के सामने टिक सके। जस्टिस ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। द हैंगमैन ने धुन से छिपे फूल को देखा, अपने शब्दों पर विचार किया। फिर उसने जस्टिस को देखा और जोर दिया, मैंने जो कहा उसमें 2 खास बातें हैं। पहली ये कि किलांगेस कुछ समय के लिए बैकलैंड में रुकेगा। दूसरी ये कि इस घटना में एक बहुत रहस्यमयी वस्तु शामिल है। तो मिस्टर फोल, क्या आपको लालच नहीं आ रहा है? आपके पास अपने ब्लेस्ड को बैकलैंड भेजने के लिए काफ़ी समय है। अल्जर ने अपने दिल में जोड़ा, लेकिन उसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस गोलमोल बातें ही कर सकता था। मिस्टर अल्जर, आपको इसे बार बार जोर देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं,
लेकिन मेरी एबिलिटीज़ मुझे इन मामलों में दखल देने की इजाज़त नहीं देती और मैं बिना परमिशन के टिंगे नहीं छोड़ सकता। क्लाइंट ने पीछे झुककर परेशानी से सोचा। ब्लेस्ड को इग्नोर करके मैं सच में 2 अपेक्षाकृत मजबूत बियॉन्डर्स को मदद के लिए ढूंढ सकता हूँ। एक डेली है जो सीक्वेंस 6 में एडवांस हो चुकी है, लेकिन मैं उसे सब कुछ नहीं बता सकता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये जिक्र कर सकता हूँ कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि वाइस एडमिरल हरिकेन किलांगेस ने बैकलैंड में घुसपैठ की है और एक खास गली में रह रहा है और वो क्या करने का प्लान बना रहा है। इस तरह से डेली शायद सीधे नाइटहॉक्स की मदद ले लेगी, जिससे स्थिति बहुत कॉम्प्लिकेटेड और परेशान करने वाली हो जाएगी। अगर आप लोगों को समय आने पर मदद करने के लिए कोई नहीं मिलता है, तो मैं एक त्रासदी को रोकने के लिए वो ट्राई कर सकता हूँ। दूसरा इंसान मिस्टर अज़िक है, लेकिन मैं अपनी द फूल की पहचान उनके सामने एक्सपोज नहीं कर सकता। मेरे पास उन्हें इस घटना में दखल देने के लिए कोई सही कारण नहीं है। बहुत से विचार उसके दिमाग से गुजरे जब क्लाइंट ने धीरे धीरे जवाब दिया। मैं जानता हूँ, ये देखकर कि द फूल किलांगेस के मामले में अभी भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। उसने ठंडी सांस भरी और अपनी निराशा को रोका। उसने पिछले हफ्ते में जस्टिस द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछना शुरू किया। इन कंक्लूजन हमने किलांगेस के आम एरिया को लगभग टारगेट कर लिया है और हम जल्द ही इन्वेस्टिगेशन का अगला फेज शुरू करेंगे। ऑड्रे ने पहले एक सिंपल सा समरी दिया, फिर इस रवैये के साथ कि वो कुछ इंपॉर्टेंट कर रही है बोली, हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रेफरेबली किलांगेस के शौक और आदतें। अल्जर ने याद किया, उसे मछली पकड़ना पसंद है, खासकर समुद्र की मछली। वो उसे काटकर कच्चा खाता मछली। उसे सख्त शराब भी पसंद है और शैंपेन, रेड वाइन और इस तरह की चीजों से नफरत है। वो जब भी किनारे पर जाता है तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए औरतों को ढूंढता है और अपने मजबूत शरीर के साथ एक औरत उसे संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं होगी। उसे ठंडे हथियार यूज करने की आदत है और गर्म हथियारों से बचता है। वो ज्यादा देर तक पानी से दूर नहीं रह सकता। मेरा मतलब है कि उसे हर कुछ दिनों में तैरना या डाइव करना जरूरी है। ऑड्रे ने इन तथ्यों को अपनी मेमोरी में रखा, अपने दिमाग में किलांगेस का एक पूरा कैरेक्टर बनाते हुए। उम्मीद है कि इन्वेस्टिगेशन सफल होगी। आपके साथ काम करके खुशी हुई। उसने अल्जर के खत्म करने के बाद मुस्कुराया। माय प्लेजर। अल्जर बस मिस जस्टिस पर विश्वास करने के लिए खुद को मजबूर कर सकता था, जिनकी बैकलैंड में काफी पावर थी। पूरी बातचीत के दौरान क्लाइंट ध्यान से सुनता हुआ लग रहा था, लेकिन सच में उसके विचार एक दूसरे सवाल की तरफ मुड़ गए थे। वो ये सवाल था कि अगर उसे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं तो सन को कैसे डिलीवर करे। अब जबकि उसे मिस्टिसिज्म के फील्ड की ठीक ठाक समझ हो गई थी, क्लाइंट ने अनजाने में ही रिचुअलिस्टिक मैजिक का यूज करने के विचार को फॉलो किया। ये निर्भरता स्वाभाविक थी, क्योंकि उसे रिचुअलिस्टिक मैजिक का यूज करते हुए सफलता मिली थी। जब मैं पहले नाइटहॉक्स की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पलट रहा था, तो मुझे गॉडेस द्वारा अपने अनुयायियों को पवित्र वस्तुओं को देने के रिकॉर्ड्स मिले थे। ईविल गॉड्स या डेविल्स से जुड़े रिचुअल्स में वस्तुओं के उतरने के रिकॉर्ड्स भी थे। क्या इसका मतलब है कि मैं किसी की प्रार्थनाओं का जवाब देते हुए उसे कुछ दे सकता हूँ और इस तरह से मटेरियल्स ट्रांसफर कर सकता हूँ? पिछली कोशिशों में मैं सिर्फ तस्वीरों और आवाज़ों वाले विचारों से ही जवाब दे सकता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। जब मैं सीक्वेंस 8 में एडवांस होऊंगा तो कुछ नए बदलाव हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बातों पर विचार करना है, क्या मैं असली दुनिया से मटेरियल ग्रे फोग केपर की दुनिया में ला सकता हूँ? और ओह हाँ, ईविल गॉड्स और डेविल से जुड़े रिचुअल्स में अक्सर बलिदान का एक स्टेप होता है। क्या मैं खुद को कुछ बलिदाने पर विचार कर सकता हूँ? इस तरह से शायद मैं असली दुनिया से कुछ मटेरियल ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया में ला सकता हूँ। अगर ये कोशिश सफल होती है तो मैं जस्टिस, द सन और द हैंग्ड मैन से सीधे आइटम्स ले सकता हूँ और फिर उन्हें खुद को दे सकता हूँ। हाँ, बलिदान एक ज्यादा एडवांस्ड रिचुअल माना जाता है, इसलिए मैं अभी इसके बारे में नहीं सीख पाऊंगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपनी एबिलिटीज को सुधारना। क्लाइंट ने अपने विचारों को रोका और एक बार फिर दूसरे मेंबर्स की बातचीत सुनने लगा। उसने उनकी चर्चा को किलांगेस से खास मॉन्स्टर्स के गुणों में बदलते हुए सुना। कुछ देर बाद वो मुस्कुराया। आज के लिए यहाँ खत्म करते हैं। बाय योर विल। द सन, जस्टिस और द हैंग्ड मैन एक ही समय में खड़े हो गए। मेंबर्स के कनेक्शंस काटने के बाद क्लाइंट जल्दी से धुंध से नीचे उतरा और रहस्यमयी जगह छोड़ दी। जब वो अपने कमरे में लौटा, उसने स्पिरिचुअल वॉल को हटाया और झरोखे वाली खिड़की के पर्दे पीछे किए। सूरज की रोशनी को अंदर आने दिया। इस हफ्ते 2 इंपॉर्टेंट काम करने हैं। पहला है एग्जामिन होना और सीक्वेंस 8 में एडवांस होना। दूसरा है फ्लेयरिंग सन चार्म्स बनाना। उसकी पावर्स शायद सीक्वेंस 7 या 6 से भी ज्यादा हो। क्लाइंट ने उम्मीद से बाहर देखा। मुझे कल मिस्टर अज़िक के पैरानॉर्मल डिस्टर्बेंसेस की रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। ट्यूसडे सुबह अपनी मिस्टिज्म की क्लासेस खत्म करने के बाद क्लाइंट कंपैरिजन ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न नेम्स या नाइट हॉक्स केस कंपेंडियम पढ़ने के लिए कोई शांत कोना ढूंढने नहीं गया, बल्कि लियोनार्ड केनली और रॉयल के साथ कार्ड्स खेलने के लिए ब्रेक रूम में ही रुक गया। मैंने तो मिस्टर अज़िक को बस एक मौका क्रिएट करने के लिए कहा था कि मैं सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 को बाहर ले जा सकूं।
मौके का फायदा उठाना तो अब भी मेरे इम्प्रोवाइजेशन पर डिपेंड करेगा। क्लाइन का दिमाग कार्ड्स पर नहीं था, इसलिए वो बहुत बेकार खेला। उसने 1 घंटे में 5 सोली हार दी और उससे ये बात चुभ रही थी। उसने प्लान किया कि गेम पर कॉन्सेंट्रेट करके कुछ पैसे वापस जीतेगा। कल दोपहर फ्लेरिंग सन चार्म्स के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स खरीदने के बाद उसके प्राइवेट पैसे एक बार फिर 1 पाउंड से भी कम हो गए थे। ऊपर से लाल चिमनी वाले घर को ढूंढने के लिए उसे कैरीज रेंट के लिए हर दिन 2 सोली देने पड़ते थे। जब वो केनली के कार्ड्स शफल करने का इंतजार कर रहे थे, उसने अपने सामने पड़ा पर पेनी उठाया और उसे आराम से घुमाने लगा। उसे अचानक रॉयल की नज़र अपने ऊपर महसूस हुई, एक बहुत ही इंटेंशनल। क्या? क्लाइन पहले तो चौंक गया, फिर उसने गिरने वाले कॉपर पेनी को देखा। कहीं उसे ये तो नहीं लगा कि मैं डिविनेशन से चीटिंग कर रहा हूँ? हम बस आपस में ही कार्ड्स खेल रहे हैं, इसमें इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? उसे अचानक समझ आया। उसने एक सूखी हंसी के साथ पेनी नीचे पटक दिया। तभी डन स्मिथ ने दरवाजा नॉक किया और अंदर आए। उन्होंने आसपास देखा और कहा, मोर्स टाउन में एक सिचुएशन है, लियोनार्ड तुम हैंडल कर लो। मोर्स टाउन? क्लाइन का दिमाग झटके से हिला जब उसने क्यूरियस होने का नाटक करते हुए पूछा, कैप्टन कैसी सिचुएशन? डन ने एक नज़र डाली और समझाया, हाल ही में उस एरिया में कुछ पैरानॉर्मल केसेस हुए हैं। पहले तो कब्रिस्तान के पास से गुजरते वक्त लोगों को सिसकियां सुनाई देती थीं और धुंधली परछायां दिखती थीं। फिर एक विधवा रात के बीच में बाथरूम जाने तो उसे अपना मरा हुआ हस्बैंड दिख गया। वो डर के मारे बेहोश होते होते बची। इसके अलावा एक बुजुर्ग आदमी था जो अकेला रहता था। उसे घर में हमेशा भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, लेकिन जैसे ही वो कैंडल या गैस लैंप जलाता, वहां फिर से शांति छा जाती थी। टाउन के लोग गॉडेस के मानने वाले हैं, इसलिए वहां के प्रीस्ट ने सिचुएशन रिपोर्ट की है। किसी को चोट नहीं आई और ये लगभग एक प्रैंक जैसा है। ये मिस्टर अजिक ही होने चाहिए। क्लाइन ने वो एक्सप्रेशन और टोन यूज किया जिसकी उसने कई बार रिहर्स की थी। कैप्टन, इन पैरानॉर्मल केसेस में अचानक से होने का कोई सीक्रेट लिंक हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में डिविनेशन एक इंपॉर्टेंट क्लू दे सकती है। मुझे लगता है कि मैं लियोनार्ड की मदद कर सकता हूँ। ये सुनते ही लियोनार्ड की हरी आंखें तुरंत क्लाइन पर टिक गईं। वो साफ साफ क्लाइन के चेहरे पर क्लूज और निशान ढूंढने की कोशिश कर रहा था। डन ने पहले सिर हिलाया लेकिन चुप और हिचकिचाते रहे। जब क्लाइन ने कैप्टन का रिस्पॉन्स देखा, उसने तुरंत जोड़ा, इनमें से कुछ चीजों को प्यूरिफाई करने के लिए रिचुअलिस्टिक मैजिक की जरूरत पड़ सकती है। बात तो सही है। डन ने सोचा और कहा, तू और लियोनार्ड तब मोर्स टाउन जाओ। बिना किसी के कुछ और कहे उन्होंने जोड़ा, हम दोपहर की अपनी कॉम्बैट ट्रेनिंग के नहीं जा पाओगे। मैं किसी को भेजकर गवेन को इन्फॉर्म कर दूंगा। पहला स्टेप पूरा हुआ। क्लाइन ने मन ही मन चैन की सांस ली। उसने जल्दी से अपने सोली और पेंस पैक किए। फिर वो अचानक रुका और डन को साइड से देखा। उसने गंभीरता से कहा, कैप्टन, मुझे लगता है हमें सबसे बुरी हालत के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर इन पैरानॉर्मल इवेंट्स के पीछे कोई पावरफुल रेत हुआ तो सिर्फ लियोनार्ड और मेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और मोर्स टाउन जाने में 3 घंटे लगते हैं। आखिर अगर हम टाइम पर बैकअप के लिए टेलीग्राम भेज भी दे तब भी हमें काफी देर तक टिके रहना पड़ेगा। डन ने बीच में टोका, मैं एक और टीममेट की मदद लेना चाहता हूँ। क्लाइन ने एक पल सोचने का नाटक किया और कहा, और रूल्स के हिसाब से 3 या उससे ज्यादा नाइट हॉक्स वाले मिशन के लिए एक लेवल 3 सील्ड आर्टिफैक्ट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, 30782 इस काम के लिए सबसे ज्यादा सूटेड है। ये सुनते ही लियोनार्ड हंसा और बोला, बिल्कुल तुम्हारा स्टाइल, केयरफुल, कॉशस, कोई रिस्क नहीं लेना। तुम जैसे कह रहे हो कि मैं एक डरपोक हूँ। मैं वो इंसान हूँ जिसने सीधे इटर्नल ब्लेजिंग सन को देखा है। क्लाइन ने नाटक किया जैसे उसने लियोनार्ड को सुना ही नहीं और ईमानदारी से डन स्मिथ को देखा। कैप्टन, आप क्या सोचते हैं? हमें सच में किसी भी एक्सीडेंट के खिलाफ एक्स्ट्रा केयर लेनी चाहिए। हाल ही में बहुत ज्यादा कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं। कि डन ने सोचते हुए सिर हिलाया और दूसरे 2 टीममेट्स को देखा। केनली, लियोनार्ड और क्लाइन के साथ उनके मोर्स टाउन के ट्रिप पर जाओ। ओह, जल्दी से एक एप्लीकेशन लिखो। मेरे साइन करने के बाद चाइनीज गेट से सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 ले आना। ऑल राइट, छोटे कद के केनली ने कहा, अपने हाथ में कार्ड्स नीचे रखते हुए। ऑल राइट, क्लाइन ने अपने दिमाग में जीत का इशारा किया जबकि बाहर से चिंतित और गंभीर दिख रहा था। उसी पल सीका ट्रॉन असाइलम में हुड यूजेन को मॉनिटर कर रही थी जबकि फ्राई चाइनीज गेट पर ड्यूटी पर था। क्लाइन रिक्रिएशन रूम से निकला और अपना काला टक्सीडो पहना। उसने अपना हैट और छड़ी ली। फिर लियोनार्ड के साथ बेसमेंट से जुड़ने वाली सीढ़ियों पर केनली का इंतजार करने लगा। वहां कोई नहीं था और बहुत शांति थी। लियोनार्ड ने अचानक साइड से क्लाइन को देखा और कहा कि मुझे लगता है बेहतर होगा तुम किसी भी अनरियलिस्टिक सपने को छोड़ दो। वॉट? क्लाइन ने उलझन में जवाब दिया। लियोनार्ड आगे बढ़ा और सीढ़ियों के किनारे पर खड़ा हो गया। उसने सीढ़ियों के अंधेरे में देखा। एक मिशन के दौरान भी तुम्हारे लिए मेरा सीक्रेट जान पाना और मेरी यूनिकनेस को समझना इम्पॉसिबल होगा। भाई, अपने बारे में इतना ऊंचा सोचना बंद कर सकते हो क्या? तुम्हें लगा कि मैंने ये मिशन तुम्हारी जासूसी करने के लिए अप्लाई किया है? मेरे दिमाग में तो ऐसा ख्याल भी नहीं आया। समझते ही क्लाइन हंसा। तुम इतने श्योर कैसे हो कि मेरी यूनिकनेस तुम्हारा सीक्रेट रिवील करने मदद नहीं करेगी? लियोनार्ड का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया।
लेकिन फिर वो मुस्कुराया और बोला, करेगी है, मैं तब तुम्हारे डिस्कवर करने का इंतजार करूंगा। जब मैं और इन्फॉर्मेशन और आइटम्स जमा कर लूंगा तो मैं ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया में जाकर तुम्हारे लिए डिविनेशन करूंगा। यू आर वेलकम। क्लाइन ने अपने दिमाग में ताना मारते हुए कहा। जल्द ही छोटे का केनली घुमावदार सीढ़ियों से म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम ऊपर ले आ। जब क्लाइन ने अनोखी गर्माहट और पवित्रता महसूस की, उसने चुपके से चैन की सांस ली। वो जानता था कि उसने आखिरकार इटर्नल ब्लेजिंग सन के डिवाइलर की पावर्स को चुराने के अपने प्लान का सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम पूरा कर लिया था। फिर वो तीनों ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी से निकले और जाउटलैंड स्ट्रीट की तरफ चले। वो नाइट हॉक्स की गाड़ी की तरफ बढ़े। क्या प्यूरिफाइंग इफेक्ट घोड़े को परेशान करेगा? केनली ने अचानक चिंता से पूछा। मुझे ऐसा घोड़ा नहीं चाहिए जो गाड़ी खींचने के लिए सिर्फ सन की तारीफ कर सके। वो क्लाइन से ज्यादा समय से एक नाइट हॉक था, लेकिन वो अभी भी अनुभवी नहीं था। नहीं, सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 सिर्फ हाई इंटेलिजेंस वाले लिविंग एंटिटीज को ही प्यूरिफाई करता है। क्लाइन ने धीमी आवाज में जवाब दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे कीड़े नहीं काटते। उसने अपने दिमाग में ब्लैंकली जोड़ा। ओ आई सी। हाँ, मैंने इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं पढ़ी थी। केनली ने अपनी काली सिल्क हैट को दबाया और समझते हुए हंसा, क्योंकि क्लाइन ने अभी तक गाड़ी चलाने की स्किल मास्टर नहीं की थी। वो अगले 3 घंटे तक गाड़ी के अंदर बैठा रहा। वो अपने हाथ में सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 को मलता रहा, जबकि वो लियोनार्ड और केनली को बारी बारी से गाड़ी चलाते हुए देखता रहा। वो आखिरकार लंच टाइम के आसपास मोर्स टाउन पहुंचे। कितना खूबसूरत है, केनली ने सच्चे दिल से तारीफ की जब वो गाड़ी से उतरे और टाउन के चारों तरफ फैले अनंत सुनहरे गेहूं के खेतों को देखा। वॉल्केनिक कॉन्स्टेलेशन को रिप्रेजेंट करने वाली तारीखें खत्म हो रही थीं और बम्पर हार्वेस्ट कॉन्स्टेलेशन सबकी जिंदगी पर राज करने वाला था। लियोनार्ड ड्राइवर की सीट पर था। जब उसने आसपास देखा और अपना मुंह खोला जैसे वो कोई सोनेट सुनाने वाला हो, लेकिन आखिर में उसने सिर्फ एक सेंटेंस ही निकाला, कितना खूबसूरत है। क्लाइन ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की जब उसने अपना टॉप हैट पहना, अपनी छड़ी से उतरा। उसी पल एक काले पृष्ठ के गाउन में एक अधेड़ उम्र का आदमी उनकी तरफ आया। उसने अपने सीने पर एक लाल चांद बनाया और कहा, प्रेज द लेडी। क्या आप वो दोस्त है जिन्हें सेंट सेलेना कैथेड्रल ने हमारी मदद के लिए भेजा है? यस प्रिस्ट स्यूर। मे द गॉडेस ब्लेस यू। लियोनार्ड गाड़ी से कूदा और मुस्कुरा कर जवाब दिया। हम यहाँ हाल ही के पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स का ख्याल रखने आए हैं। लगता है स्लेटी बालों वाले, नीली आंखों वाले स्यूर ने बहुत से शहर वालों को पास आते देखा और जल्दी से जोर दिया। मोर्स टाउन बड़ा नहीं था। चाहे कोई भी दिशा चुनी जाए, कोई भी 10 मिनट में मैदानों में प्रवेश कर जाता। वहां रहने वाले लोग एक दूसरे को जानते थे, इसलिए जो पहले हुआ था वो फैल चुका था। बहुत से शहर वाले चर्च ऑफ एवरनाइट के लोगों के आने और समस्या का समाधान करने का इंतजार कर रहे थे। इसलिए जब उन्होंने देखा कि प्रीस्ट 3 अजनबियों को ग्रीट कर रहा है, तो वो चिंता और क्यूरियोसिटी के मारे जल्दी से उनके चारों तरफ आ गए। कुछ पंजों पर खड़े हो गए और कुछ उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगे। लियोनार्ड हंसा और बोला, प्रीस्ट चिंता मत कीजिए, हम प्रोफेशनल्स हैं। देखिए, हम हॉली वाटर, सिल्वर डैगर्स, डॉग सेक्रेड एम्ब्लेम्स और लहसुन भी लाए हैं। उसने अपने कपड़ों की अंदर की जेबों से बताए गए आइटम्स ऐसे निकाले जैसे वो कोई जादू का खेल दिखा रहा हो। लहसुन, क्या तुम स्पिरिट्स को बदबू से मारने की कोशिश कर रहे हो? क्लाइन को लियोनार्ड का परफॉर्मेंस अजीब लेकिन मजेदार लगा। सीयूर उलझन में दिखा और उसे तो ये भी शक होने लगा कि सेंट सेलेना कैथेड्रल ने कुछ धोखेबाजों को भेज दिया है। जो नागरिक उनके चारों तरफ थे, उन्होंने संतुष्ट मुस्कान दिखाई, जैसे वो आखिरकार सुरक्षित हाथों में थे। लियोनार्ड प्रिस्ट स्यूर के पास गया और उसके कान में धीरे से समझाया, ये लोग इन चीजों में विश्वास करते हैं। प्रीस्ट के जवाब का इंतजार के बिना उसने जोड़ा, चलो पहले चर्च में लच करते हैं, फिर हम उन मामलों का ख्याल रखेंगे। लच बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स सुलझ जाएंगे तो सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 की देखभाल करने की बारी आएगी और साथ ही मेरे लिए फ्लेयरिंग सन चार्म्स बनाने का मौका भी। होपफुली सब अच्छे से हो जाए। ऑफ कोर्स दिन के समय फ्लेयरिंग सन चार्म्स बनाने से सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्लाइन ने उम्मीद से भरपूर सोचा।